आवाज क्लियर है? होपफुली जी क्लियर ही होगी। चलें, तो मैं आपको ना एग्जाम का थोड़ा सा टूर कराऊंगी कि कैसे एग्जाम में आपके स्टेशंस आएंगे, जितना हमें इंफॉर्मेशन है अभी तक। अभी जब एग्जाम आपका कल है, अगर ये होगा उसके बाद ही सब चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि पहली दफा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए भी इतना ही नया जितना ही आपके लिए है, देने वालों के लिए भी नया है, लेने वालों के लिए भी नया है। लेकिन जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिली है उनके मुताबिक स्टेशंस कितने होंगे, किस तरह के होंगे, और हर स्टेशन की अप्रोच कैसी है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में 14 स्टेशन होंगे। सम पीपल आर सेइंग 12, लेकिन मैं आपको 14 करवा रही हूँ। तो इसमें जो 6 है ना, वो शॉर्ट केसेस हैं। मतलब जैसे हमारे लॉन्ग केस होते थे ना कि हिस्ट्री लो, इन्वेस्टिगेशन पूछो, जस्टिफाई करो, मैनेजमेंट बताओ, तो वो सारा काम जो आप 30 मिनट में करते थे विद एग्जामिनर, वो आपने अब 10 मिनट के अंदर अंदर करना है। होगा तो ये स्टेशन 12 मिनट का, लेकिन 2 मिनट्स में आपने उसको स्टेशन को पढ़ना है और अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। और आपके पास रिस्पॉन्स टाइम या रिएक्शन टाइम या परफॉर्मेंस टाइम जो है वो 10 मिनट्स है। और आपने प्रैक्टिस करनी है 8 या 9 मिनट के लिए, ताकि एग्जाम में आप 10 मिनट्स में कर पाओ और आप टाइम आउट ना हो। तो इन 6 क्लिनिकल केसेस में, शॉर्ट केसेस में, 3 गायनी के होंगे और 3 ओप्स के होंगे। इसके बाद स्किल के स्टेशंस होंगे 4, इसमें से 2 गायनी के होंगे और 2 ओप्स के होंगे। रोल प्लेयर के साथ स्टेशंस होंगे प्योरली, मतलब इसमें एग्जामिनर सिर्फ आपको ऑब्जर्व करेगा, आपने सारी बात सिर्फ रोल प्लेयर से करनी है। तो इसमें रोल प्लेयर आएगा, किसी काउंसलिंग के सिलसिले में आ सकता है। ठीक है, कंसेंट नहीं आएगा इसमें, कंसेंट पार्ट है क्लिनिकल गवर्नेंस का। या तो आपने बैड न्यूज ब्रेक करनी है या काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग डिपेंड करता है कि पेशेंट कोई इन्वेस्टिगेशन लेके आया है या अपनी कोई चीफ कंप्लेंट लेके आया है, या वो काउंसलिंग अबाउट सर्टन ट्रीटमेंट ऑप्शन करने आया है कि आपने प्लान कर दिया भाई अब तो आपने मायोमेक्टमी करनी है, तो काउंसलिंग टुवर्ड्स मायोमेक्टमी हो जाएगी। या पेशेंट आया एचएमबी के साथ, तो वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे हो सकती है। मतलब इट डिपेंड्स के आपके पास जो सिनेरियो है इसमें क्या लिखा हुआ है, वो पढ़ के ही आप उसको अप्रोच कर लेंगे। ठीक है, या पेशेंट बायोप्सी लेके आया, उस पर लिखा हुआ है कि भाई मेलिग्नेंसी है, या पेशेंट को प्राइमरी मेनोरिया है और अपनी कैरियोटाइप लेके आया है। ठीक है, तो आपने उसको कैसे बैड न्यूज बतानी है और फर्दर वो स्टेशन कैसे लेके चलना है। तो रोल प्लेयर के साथ 2 स्टेशन है। मुझे ये स्टेशन सबसे मुश्किल लगता है, मैं अपनी बता रही हूँ। एज ए एग्जाम कैंडिडेट अगर मैं होती तो मैं ये जो शॉर्ट केसेस हैं इनमें मैं बड़ा अच्छा स्कोर करती, स्किल्स में बड़ा अच्छा स्कोर करती। लेकिन रोल प्ले वाले स्टेशन में मुझे दिक्कत इसलिए होती है कि हम यूज टू नहीं है ना, हमारी ट्रेनिंग इस अंदाज से नहीं हुई कि हम वो फॉर्मेट फॉलो कर पाते। मे बी अब हम करना शुरू कर दें तो इसमें आप लोग भी कॉन्फिडेंट हो और हम भी। बट ये मुझे थोड़ी दिक्कत हुई इसमें, हाउ टू टीच ये स्टेशन या क्लिनिकल ऑडिट, ये दोनों स्टेशन 13 14 दोनों क्लिनिकल गवर्नेंस में है। इसमें ऑडिट कंसेंट, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ वेरियस थिंग्स, डिस्चार्ज स्लिप की, आर्टिकल की या लीफलेट की, रिस्क मैनेजमेंट, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, टीचिंग, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो 2 स्टेशन क्लिनिकल गवर्नेंस के हैं, 2 स्टेशन रोल प्लेयर के साथ होंगे, और 6 स्टेशन होंगे क्लिनिकल शॉर्ट केसेस, और 4 स्टेशन होंगे जिसमें आपने परफॉर्म करना है। तो जनाब, मैं मेरी जो है आप सबसे मतलब ये सजेशन है कि अपना मोराल हाई रखें। फालतू आप बड़े अरसे से मेहनत कर रहे हो और आपको अल्लाह मियाँ की जो है आप पे ऑफ भी करेगी आपकी इस जो एफर्ट है, क्योंकि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होता जो एक दिन में हो जाए, है ना। आपने फर्स्ट ईयर आफ्टर योर ट्रेनिंग आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आईएमएम दिया है, आर्टिकल्स लिखे हैं, एफसीपीएस थ्योरी दी है, या एमसीपीएस के कैंडिडेट हो तो 2 साल की ट्रेनिंग की है और वर्कशॉप्स की हैं, नाउ यू आर हियर। ठीक है, तो अपना मोरल हाई रखें। ठीक है, जैसी मर्जी प्रिपरेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एग्जाम कल है, तो डू नॉट वरी कि कैसी प्रिपरेशन है। मैं खुद जब एग्जाम देने जाती थी तो मैं सोचती थी वो कौन सा स्टेशन होगा जो मुझे आता होगा, हालात ये होते थे। ठीक है, तो ये नेचुरल है, ये जो डर है ये सबके लिए नेचुरल है। आप कोई भी जो जंग है, एग्जाम है, वो आप जीत सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट और डिटरमिन्ड हो। अगर आपने सोच लिया है कि आपको नहीं आता तो बस नहीं आता, मतलब माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कल आपने जाना है बिल्कुल विनिंग एटीट्यूड के साथ। ठीक है, ये अच्छी बात है कि फॉर्मेट जो चेंज हो रहा है ये सिर्फ आपके लिए नया नहीं है, ये एग्जामिनर के लिए भी नया है। जैसे कि यास्मिन ने बताया कि इस जब भी पैटर्न चेंज होता है तो इसमें एक सिंपैथी के मार्क्स जरूर होते हैं, और वो हमेशा जो है वो एज कम्पेयर टू कमिंग एग्जाम थोड़ा इजी होता है, ताकि ज्यादा शोर ना मचाएं कैंडिडेट। अगर आप सभी फेल हो जाएंगे तो फिर फायदा है इस पैटर्न को चेंज करने का।
वो एग्जाम कभी भी अच्छा नहीं होता जिसमें सारे कैंडिडेट फेल हो जाएं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि आपके पास बेसिक रूल्स हैं, आपने उस पर सेट रहना है, ठीक है। अगर आपको किसी स्टेशन के बारे में नहीं भी आता, हालांकि मैं अज्यूम करती हूँ थ्योरी पास करने के बाद ही एक बच्चा जो है एलिजिबल होता है एक्सटेंडेड टॉक्स में या क्लिनिकल एग्जाम में बैठने के लिए, और थ्योरी पास हो ही नहीं सकती जब तक आप 75% सेफ डॉक्टर नहीं हो। अगर आप 75% आपने स्कोर किया है तो आप ये एग्जाम दे रहे हो ना, तो आपको आता ही है। बट लेट्स सपोज एक स्टेशन बिल्कुल नया है, आपको नहीं आता, तो फिर भी आप इसको पास कर सकते हो इवन देन, क्योंकि आप सेक्रीफाइस स्टेशन को कहाँ करोगे, अप्लाइड नॉलेज की मेजरमेंट पे। बाकी जो कम्युनिकेशन की मेजरमेंट है, डाटा कलेक्ट करने की या इंफॉर्मेशन लेने की जो असेसमेंट है, या आप कम्युनिकेट करने की पेशेंट से या एग्जामिनर के साथ, वो जो आपकी स्किल है वो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, वो तो सब में सेम है। और आपकी असेसमेंट सिर्फ अप्लाइड नॉलेज पे तो नहीं है, यू आपकी जो असेसमेंट है वो आपकी इन कम्युनिकेशन स्किल्स पे है, हिस्ट्री टेकिंग पे है, और आपकी जो है पेशेंट की सेफ्टी पॉइंट्स को जो है पूछने पे है। तो ये तो सब में सेम है, लेट्स सी, ठीक है। आप फिर भी पास हो सकते हो, तो कीप योर मोरल हाई, योर कॉन्फिडेंस जो है वो उसको आपने ब्रेक नहीं होने देना। देखिए आपकी जो भी स्टेशन है, ये अभी हमने 14 स्टेशन की बात की है ना, क्लिनिकल शॉर्ट केसेस हैं, स्किल्स के हैं, या क्लिनिकल गवर्नेंस के हैं, या रोल प्लेयर के साथ है, इन सब में जो असेसमेंट होनी है ना वो इन 4 डोमेन्स पे ही होनी है, कि हाउ यू हैव टेकन हिस्ट्री से मुराद ये है ना कि इन्फॉर्मेशन कैसे मिली है, या आपकी कम्युनिकेशन पेशेंट से कैसी है, ठीक है, या पेशेंट की जो सेफ्टी पॉइंट्स थे हिस्ट्री में वो आपने पूछे या नहीं पूछे, या आपका जिस पर्टिकुलर स्टेशन रिलेटेड कोई जो भी है उस पर स्पेसिफिक आपका नॉलेज क्या है। तो लेट्स सी के ये जो कम्युनिकेशन है ये तो सब स्टेशन पे सेम है, सेफ्टी हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं, बिलीव मी सब में ही सेम है, ठीक है। तो डिफरेंट क्या है, सिर्फ 100% जो थोड़ा डिफरेंट है वो ये है अप्लाइड नॉलेज, ये स्पेसिफिक है टू पर्टिकुलर स्टेशन, और इसी वजह से इसका स्कोर ज्यादा ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर टीचर्स। लेकिन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में भी आप परेशान ना हो, 80% हिस्ट्री पॉइंट सेम है, पेशेंट जिस मर्जी कंप्लेन के साथ आए, आपने तो पूछना यही है ना, ऑनसेट ड्यूरेशन, सेवेरिटी, काजेस एंड एसोसिएशन, ट्रीटमेंट क्या लिया, क्या फर्क पड़ा है, एंड दैट्स ऑल। उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या कंसर्न्स हैं। तो आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे भी आप पास हो सकते हो, आप कम्युनिकेशन में भी पास हो रहे हो, आप सेफ्टी पे भी पास हो रहे हो, क्योंकि ये 75% सेम है फॉर एवरी स्टेशन। अगर मान लीजिए कि आप इस पे पास नहीं होते, अप्लाइड नॉलेज पे बॉर्डर लाइन पे ले लेते हो, तो ओवरऑल ये स्टेशन तो पास हो गया ना, ठीक है। यू डू नॉट वरी इफ यू थिंक ये स्टेशन आपके लिए न्यू है। आपने क्या करना है, सिर्फ आपने जो अपना कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक नहीं करना, ठीक है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, और टिल यू नो लास्ट विकेट आपने लड़ना है। और आपने हिस्ट्री में देखा होगा जो भी बहुत सारे मैचेस ऐसे होते हैं जो कि शुरू से लग रहा होता है कि टीम हारने वाली है, बट टीम का अगर मोराल हाई है ना, तो वो जो लास्ट बॉल है ना उस पे भी आप अपना जो है अपनी हारी हुई गेम जीत लेते हो, ठीक है, घबराना नहीं है। हाँ, घबराना नहीं है बिल्कुल। यूज बहुत अच्छे आपने मुझे वर्ड्स दिए। अच्छा, लेट्स सपोज ये आपका पूरा एग्जाम है, पूरा एग्जाम का यू नो एक क्वेश्चंस मैंने इसके आउट कर दिए हैं 80%। आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हुए हो, ठीक है। एक तो अपनी ड्रेसिंग अच्छी करके जानी है, नींद पूरी करनी है, उल्टी सीधी चीजें होटल से या इधर से ना खाएं ताकि पेट ना खराब हो। तो नींद बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, इफ यू आर अपेयरिंग इन एग्जाम इन कमिंग 1 or 2 days, तो नींद बहुत जरूरी है। अच्छा माइंड जो होगा ना वही रिप्रोड्यूस कर सकता है, वरना नहीं। आपको आता भी होगा तो आप इसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप, और ना ही इस पैटर्न को उसके साथ छेड़खानी करें, ठीक है। अगर आप नाइट पर्सन है तो नाइट की नींद पूरी करें, डे पर्सन है तो डे की करें। बट होपफुली अगर एग्जाम अगर आपका सुबह के वक्त है, तो अगर आप डे पर्सन भी हो तो प्लीज आपने इसको अपने स्लीप पैटर्न को सिंक्रोनाइज करना है, और ये कम से कम 1 हफ्ता लेता है कि आप 1 हफ्ता पहले ही रात को कोशिश करके सोना शुरू कर दें, क्योंकि सुबह आपका एग्जाम है किसी भी दिन, तो सुबह आपका फ्रेश होना बहुत जरूरी है। ड्रेसिंग अच्छी करें, और अपनी जो चीजें हैं, अपनी रोल नंबर स्लीव्स और कंफर्टेबल शूज हो, अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो,
ये आप ले लें और 2 पैनाडोल साथ ले जाएं और 2 खा लें, ठीक है। चलें, तो जनाब आप एग्जाम में एंटर हो गए हो, आपके पास सब चीजें पूरी हैं। एक सिपाही जो है वो फिर तैयार होना चाहिए ना, हथियारों से तो लेस होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीजें आप अब एंटर हो गए, अब आपकी जंग शुरू होने वाली है। तो पहला स्टेशन, लेट्स सपोज 3 आपको आपके क्लिनिकल शॉर्ट केसेस हैं। एक स्टेशन आपने देखा, आप एंटर हुए केबन में। आई डोंट नो केबन बनाते हैं या नहीं बनाते, लेकिन होपफुली कुछ ना कुछ सेपरेट प्लेस मिलेगी आपको, 12 या 14। एक बहुत बड़े हॉल में सेपरेशन हो भी सकती है, या मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस से हो, तो अज्यूम इट एज केबन। तो 80% तो चांसेस ये हैं कि केबन ही होगा, और केबन के बाहर ही ये स्टेशन लिखा हुआ होगा। आपने बाहर खड़े होकर ही पढ़ना है कि भाई अंदर मरीज बैठा है या पेशेंट बैठा है, और ये केस बेस्ड डिस्कशन है या रोल प्लेयर के साथ है। लेट्स सपोज क्लिनिकल शॉर्ट केस है, तो ये 1-to-1 विद एग्जामिनर ही होगा, और बाहर लिखा हुआ है कि पेशेंट है और 32 वीक्स पे आई है, मूवमेंट्स रिड्यूस हैं, आपने रेलेवेंट हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन इसका पूछना है, जस्टिफाई करना है, ट्रीटमेंट डिसाइड करनी है। तो ये 2 मिनट में आपने अपनी आउटलाइन बना लेनी है, ठीक है, 2 मिनट के अंदर। अब वो आउटलाइन के जनरल टेम्पलेट्स में बताती हूँ, और जब अंदर चले गए हो तो बस आपने गुड मॉर्निंग का अपना आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन रखें, ठीक है। और फिर अपना स्टार्ट करना है सेशन, जैसे ग्रीट किया, अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन कराया, और बस यू विल से कि आई एम रेडी फॉर दिस केस बेस्ड डिस्कशन, ठीक है। और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, आपने आंसर करना शुरू कर दिया। जो नहीं आता उसको कहें कि उस पर तुक्केबाजी मत करें, आप कहें कि सॉरी आई डोंट नो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सेशन किया, 10 मिनट गुजरे, बाहर आए, फिर नेक्स्ट केबन में गए। नेक्स्ट केबन के बाहर 2 मिनट ये स्टेशन पड़ा जिसपे लिखा हुआ है कि प्राइमरी ग्रेविडा विद फीवर आई है, और उसको साथ में लॉस ऑफ स्मेल भी है, और फैमिली हिस्ट्री है, कोई मतलब किसी अंडर ट्रीटमेंट है, कोई कोविड का कोई हिंट मिल जाएगा, ना भी मिले तो स्मेल के साथ ही अंदाजा हो गया। 27 वीक्स पे है, तो अब आपने कोविड इन प्रेगनेंसी को ब्रीफली रिवाइज किया कि 10 इसके जो है हिस्ट्री पॉइंट्स 6-7 ये हैं, इन्वेस्टिगेशन इसकी मैंने कोविड में ये मांगनी है। चूंकि पेशेंट प्रेग्नेंट है, तो कोविड प्रेगनेंसी के साथ क्या इसकी 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैनेजमेंट में इम्पैक्ट करेंगी, और मैं इसको ऐसे कर लूंगा। तो 2 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। और फिर चले गए स्टेशन के अंदर, 10 मिनट परफॉर्म किया, पेशेंट ने वेरियस एग्जामिनर ने वेरियस क्वेश्चंस पूछे, आपने आंसर किया, नहीं आया तो कहीं नहीं आता, बस नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। होइवर जब इस केबल से बाहर निकले तो भूल जाएं स्टेशन को। लेट्स सपोज कुछ भी नहीं करके आए, चुप चुप 10 मिनट चुप करके आए हो, इवन देन आई विल से कि आपके पास स्टिल 13 स्टेशन हैं, आप इस पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो आप स्टिल पास हो सकते हो। डू नॉट वरी, नॉट थिंक अबाउट, अगर कोई स्टेशन अच्छा नहीं हुआ तो उसको वहीं भूल जाएं, ठीक है। और थर्ड केबन में एंटर हो जाएं। यहाँ बाहर आपको 2 मिनट मिले, आपने पढ़ा है कि पेशेंट पोस्ट नेटल है, डिलीवर्ड है, और 2 दिन पहले डिलीवरी हुई, अब उसको फीवर है और पेन एब्डोमेन है, और अब इस पेशेंट पे की डिडीज परप्यूरल पायरेक्सिया की आपको पता है। आपको पता है कि मैंने हिस्ट्री में कैसे अप्रोच करना है, मैंने मेरी ये डीडीज हैं, तो मैंने एग्जामिनर से पर्टिकुलरली अबाउट टू एक्सक्लूड दीज डीडीज ये क्वेश्चंस पूछने हैं, और फिर मैंने अपना एक डायग्नोसिस बना लेना है, और फिर इसके लिए मुझे ये इन्वेस्टिगेशन चाहिए, और आई विल ट्रीट लाइक दैट। ये इन्वेस्टिगेशन या ये हिस्ट्री पॉजिटिव आती है तो मैंने इसको मैनेज कर देना है। मैं स्टार्टस है तो क्या करना है, ऑब्वियसली यूटीआई तो क्या करना है, एंडोमेट्राइटिस है तो क्या करना है, ये आपको पता है, ठीक है। चलें, फिर बाहर आ गए। 3 आपने गायनिकिस क्लिनिकल शॉर्ट केसेस 1-to-1 विद एग्जामिनर भुगता लिए। अगर ये तीनों के तीनों बुरे हुए हैं, मैं फिर भी आपसे कहती हूँ कि भूल जाएं, स्टिल यू कैन पास। अगर आप इन तीनों, जो सेशन गुजर गया तो गुजर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन का सोचना है। किसी की आवाजें आ रही होंगी साइड से, दाएं बाएं से, डू नॉट, उनको सुनना ही नहीं है। ये जंग सिर्फ आज आपकी अपने से ही है, ठीक है। मेक योर ओन स्टैंडर्ड एंड बीट अगेंस्ट दिस, किसी को नहीं सुनना। अच्छा, फिर आप 4th केबिन के बाहर आपको ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई मिली है कि भाई यंग गर्ल अपनी मदर के साथ विद हैवी साइकिल एंड विद हिस्ट्री ऑफ अननोन ब्रूजेस ऑल ओवर बॉडी है जनाब। समझ आ गया, पुबर्टी मेनोरेजिया या ब्लीडिंग डिसऑर्डर चल रहे हैं, समझ आ गया। फटाफट हिस्ट्री अपने पॉइंट्स बनाए दिमाग में, आपने अपना ट्रीटमेंट प्लान और इन्वेस्टिगेशन जो है सोच ली, और 10 मिनट अंदर गए, और एग्जामिनर ने आपने ग्रीड किया, इंट्रोडक्शन कराया, और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस लिए, आंसर किया, और बाहर आ गए। नहीं भी आया तो भूल जाएं अबाउट दिस स्टेशन। और नेक्स्ट जो आपका 5th केबिन है वो तैयार है, या 5th टेबल चेयर लगी होंगी किसी कोने में, वहां आपको कहेंगे आप यहाँ आ जाएं। और आपको ये, या तो ये आप बाहर खड़े होकर पढ़ते हो जैसे कि आरसीओजी में होता है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप एक साइड पे एक टेबल है, एक चेयर आपके लिए, एक एग्जामिनर की है, आप बैठ गए हो, एग्जामिनर ने आपको कहा है कि अपना सेशन पढ़ लें,
2 मिनट लगेंगे, पढ़ लें इसको, फिर आपके हो गए 2 मिनट, आई एम रेडी फॉर दिस डिस्कशन, और एग्जामिनर से आप फिर बात शुरू कर दें। अब ये पेशेंट पैरा 4 है, पोस्ट मेनोपॉजल है, शी इट्स रिटन देयर कि ये मास कमिंग थ्रू वजाइना एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, तो क्या लेनी है हिस्ट्री? प्रोलैप्स है तो फिर लेस लाइकली, मोस्ट लाइकली स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होगी, लेकिन फिर भी और इनकॉन्टिनेंस की को एक्सक्लूड करना है, वो हिस्ट्री में ऐड करें और इन्वेस्टिगेशन प्लान करें, ट्रीटमेंट बता देंगे। आपको पता है ऑब्वियसली वी हैव डन दीस सेशंस मल्टीपल टाइम्स, और आ जाए, ठीक है। अच्छा, फिर ये आपके 6 स्टेशन हो गए क्लिनिकल। मुझे पता है मेरे कैंडिडेट्स ये 6 स्टेशन तो बहुत अच्छे करने वाले हैं, ठीक है। चलें स्किल पे आ जाएं। अब स्किल तो ये है ना कि मींस जितनी आपकी फ्लो है उतना अच्छा है। तो स्किल में लेट्स सपोज 2 ओब्स की स्किल्स हैं, तो गायने की, तो 80% पीपीएच के सेशंस आते हैं। टेम्पोनेट बता दो, बीलिंज बता दो, 3rd डिग्री 4th डिग्री टेस्ट स्टिच कर दो, सीपीआर कर दो, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर दो, पेल्विमेट्री बता दो, लेबर के मैकेनिज्म बता दो, है ना, यही ओए डिलीवरी कर दो, ओपी डिलीवरी कर दो, व्हाट एल्स, और क्या आ सकता है, ठीक है। तो ये तो आपको आता है, बस परफॉर्म करना है। अब डिपेंड करता है स्टेशन पे लिखा क्या हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन स्टेशन। क्वेश्चंस होंगे एग्जामिनर के, लेट्स सपोज स्टेशन का एक सिनेरियो होगा कि पेशेंट पीपीएच के साथ आई है, मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गया, टेम्पोनाट फेल हो गया है, व्हाट विल यू डू? आपने खुद डिसाइड करना है। टेम्पोनाट भी पड़ा हुआ है, बीलिंच की भी चीज पड़ा हुआ है, तो आपने क्या ना, टेम्पोनाट तो फेल हो गया, बीलिंच पे आ जाएंगे, और हाउ यू विल अप्लाई बीलिंच, आपने प्रोसीजर ड्रिल भी करके दिखाना है, बोलना भी है कि बीलिंच 2 तरह के होते हैं, मॉडिफाइड या क्लासिकल, और इनमें ये डिफरेंस है, आई एम डूइंग दिस क्लासिकल वन, एग्जामिनर अदरवाइज यू विल इंस्ट्रक्ट यू कि मॉडिफाइड वन कर दें, ठीक है। और फिर बीलिंच रिलेटेड एग्जामिनर में आस्क कि क्या प्रीरेजुकेट्स हैं, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। या फिर ओसिस पे आ सकता है कि कोई मैक्रोसोमिया था बच्चे को, या कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया, अब 4 डिग्री टेयर आ गया, या फिर वो बता देंगे एनल म्यूकोसा उड़ गया, तो अब ये खुद आप बताएंगे कौन सा ओसिस है, और फिर हाउ यू विल रिपेयर इट, क्या थ्रेड यूज करना है, थ्रेड भी पड़ा होगा, और किस टेक्निक से करना है वो करके भी दिखाना है, बताना भी है मैंने ये थ्रेड चूज किया, इसकी वजह ये है, मेरी स्ट्रेटजी ये है, बोलना भी और करना भी है, ठीक है। ग्लव्स भी पड़े होंगे, वो भी पहनने हैं। अज्यूम दैट डमी या पेशेंट, अगर सिनेरियो पेशेंट का है और आपको एक पेल्विस की डमी मिली है, तो वो डमी नहीं है, वो पेशेंट ही है, तो वैसे ही इंट्रोडक्शन और ग्रीट और सब चीजें आपने भूलनी नहीं है, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। पेल्विमेट्री भी इसी तरह किसी मरीज की कर रहे हो, तो वो पेल्विस नहीं है, वो मरीज ही है, ठीक है। आपने क्विकली हिस्ट्री लेनी है कि कोई पेल्विक ट्रामा की हिस्ट्री तो नहीं है, इसकी एग्जामिनेशन पे हाइट देखनी है, मैंने पीए पे एंगेजमेंट देखनी है, एस्टिमेटेड विटल वेट देखनी है, और देन आई विल डू स्टार्ट माय पेल्विमेट्री, ब्रीफली ये बता के फिर आपने कर ली पेल्विमेट्री। तो ये आपकी स्किल पे असेसमेंट हो जाएगी। गायनी में क्या होगा, कॉन्ट्रासेप्शन, 80% स्टेशन कॉन्ट्रासेप्शन के होंगे, भाई आईयूएस रख दो, आईयूडी रख दो, जडेल रख दो, इम्प्लांट रख दो, और क्या हो सकता है, ठीक है। या फिर यूरोगाइनी से आते हैं कि भाई वीवीएफ रिपेयर कर दो, यूरेटर रिपेयर कर दो, ब्लैडर रिपेयर कर दो, हैं ये स्किल्स के, बट मुझे लगता है कि इसमें दे मे ऐड ग्राफ्स, जैसे यूरोगाइनी के ग्राफ्स हैं, पॉप क्यू भी स्किल आ सकती है, ठीक है, करें और बताएं, स्टेज करें, डिफरेंट सिनेरियोज भी हो सकते हैं, तो आप कर लोगे, क्योंकि हमने ड्रिल किए हैं ये स्टेशन काफी दफा, ठीक है। फिर ये आपके 4 स्टेशन हो गए। अब आप आ जाइए आपने नेक्स्ट केबन में या नेक्स्ट स्टेशन पे, वहाँ एक रोल प्लेयर के साथ आपकी डिस्कशन है, एग्जामिनर से बातचीत ही नहीं करनी। अगर आपका रोल प्लेयर के साथ बात है तो प्लीज डू नॉट इवन लुक एट एग्जामिनर, भूल जाएं एग्जामिनर को, आप उसको इन्वॉल्व करेंगे तो आपके नंबर कट जाने हैं। सिर्फ आई टू आई, जो फेस टू फेस आई टू आई कांटेक्ट सिर्फ आपका रोल प्लेयर के साथ है। रोल प्लेयर को पता है, उसके रोल प्लेयर की अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं और आपकी अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो रोल प्लेयर के सेशंस में भी काफी हमने ड्रिल किया कि हमने उनको कैसे एड्रेस करना है, हम देखेंगे भी इसके जनरल टेम्पलेट्स। लेकिन क्या आ सकता है, आईयूडी हो गई है, ब्रेक करनी है, बैड न्यूज, कोई मेलिग्नेंसी आ गई है, ब्रेक करनी है, बैड न्यूज, ठीक है। मैटरनल डेथ हो गई है, ये मैटरनल डेथ रहने दें, लेट्स सपोज इसमें एंग्री हस्बैंड आता है और वो फिर क्लिनिकल गवर्नेंस का स्टेशन बन जाएगा। या पेशेंट आ जाएगी सिजेरियन हिस्टेक्टमी के बाद, उसको प्राइमरी रेवडा की सिजेरियन हिस्टेक्टमी कर दें, हाउ यू नो डिप्रेसिंग कंडीशन, उसको ये बताना भी और वजह भी बताना, और फिर नेक्स्ट भी चीजें बताना कि अब नेक्स्ट क्या होगा, इसको कैसे हैंडल करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपने वो कोई फॉरेन बॉडी छोड़ दी, गास छोड़ दी और अब सेप्टिक होगी, एपी बॉल छोड़ दी, यू नो। रोल प्ले के साथ इस तरह के स्टेशंस भी आ सकते हैं बीबीएन के तौर पे, बीबीएन के कंपोनेंट्स लगाने हैं बेसिकली।
या पेशेंट प्रोलैप्स के साथ आई थी, आपने अब उससे डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन डिस्कस करनी है, सर्जरी या पैसरी, या ट्रीटमेंट डिसीजन के साथ आई विद एचएमबी का केस है, अब आपने मारीना की ऑप्शन भी देनी है उसको, और आपने उसको या अब्लेजन की देनी है। आफ्टर डिस्कशन हाउ यू विल प्रोसीड, जो भी क्लिनिकल सिनेरियो होगा उसके मुताबिक, में भी ब्रीच है और आपको ये कमांड दी गई है कि इसी को डिस्कस करें, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रीटमेंट का भी, मैं आपको बताऊंगी, निमोनिक होता है, ठीक है। और उस निमोनिक के थ्रू हमने देखना है कि सबसे पहले उस ट्रीटमेंट की प्रोज एंड कॉन्स क्यों देनी है, उसकी रिप्लेसमेंट है या नहीं है, उसका फॉलो अप क्या है, और उसकी साथ फर्दर चीजें। तो ये हो जाएगा। फिर क्लिनिकल गवर्नेंस के 2 स्टेशन हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं, इसमें रिस्क मैनेजमेंट हो सकती है, हाउ टू टीच जूनियर हो सकता है, एंग्री पेशेंट हो सकता है, कंसर्न ट्रिकिंग हो सकती है, जैसे हमने बात की थी क्लिनिकल कंसेंट पे, इन्फॉर्म कंसेंट और रिटर्न कंसेंट और कंसेंट रिलेटेड इश्यूज, और टीन एज में कंसेंट रिलेटेड इश्यूज, एक पेशेंट जो कि कंसेंट दे नहीं सकती, एक नई सर्जरी करनी पड़ गई और सर्जरी की नोयत के मुताबिक टर्मिनेशन के इश्यूज, सब चीजें इस पे आ सकता है, ऑडिट पे आ सकता है, प्रेजल पे आ सकता है, प्रेजल कुड बी फ्रॉम लीफलेट पे हो सकता है, डिस्चार्ज स्लिप पे हो सकता है, आर्टिकल पे हो सकता है। तो फिर आपने इसको अकॉर्डिंग टू जो हमने कंपोनेंट्स और निमोनिक सेट किए हुए हैं उसके मुताबिक अप्रोच करें। बिलीव मी, एक तो आप भी नहीं आता ना, लेट्स सपोज, तो फिर भी पास हुआ जा सकता है, क्योंकि आपकी असेसमेंट हर स्टेज किस पे होती है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे, नॉलेज पे, आप किस दर खा सकते हो, अप्लाइड नॉलेज पे, बाकी तो सारा ही सेम है, हर चीज है, निमोनिक सेट की हुई है, स्टिल वी पास हो सकता है। अगर एक दो सेशंस नहीं भी आते, इवन देन पास हो सकता है। बस करना क्या है कि जो स्टेशन अच्छा नहीं हुआ उसको भूल जाएं, एक सेशन को रोएंगे बैठ के तो फिर मुश्किल है। मेरा खुद 12 स्टेशन थे पार्ट 2 पे, और मेरा लीफलेट था डाउन सिंड्रोम पे, और मैं ऐसे ही परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि उससे पहले मेरा डॉपलर पे था। डॉपलर मुझे सारा एमसीए भी जैसे नजर आ रहा था, मुझे यूट्राइन आर्टरी भी जैसे नजर आ रही थी, और मुझे अम्बिलिकल आर्टरी भी जैसे नजर आ रही थी। वो स्टेशन मेरा बकवास हुआ, हालांकि लीफलेट के तो सेट कंपोनेंट्स थे कि क्या उसमें निमोनिक लगा के अप्रोच करना है, मैं उसको भी मैंने खराब किया। फिर थर्ड स्टेशन पे मैंने खुद को संभाला और मैंने कहा जो हो गया तो हो गया, ज्यादा फेल हो जाऊंगी ना, चलो अब नहीं मैंने इस पे किसी पे चुप करके बैठना। और आई परफॉर्म वेल ऑन 10 स्टेशंस, उन्होंने कंपनसेट कर दिया और पास हो गई। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू पीपल। तो देखिए किसी से भी मिसहैप तो हो सकता है, अपने आप को माफ करना सीखें। अब मैं यही रोती रहती, डॉपलर मुझे क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, हालांकि मुझे बहुत अच्छा आता था, तो एट दैट टाइम आई कुडंट परफॉर्म, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, एक सेशन से कोई आप नहीं हारते जाए। चलें, तो अगर हम कहें कि इम्पोर्टेंट ओब्स केसेस कौन से हैं क्लिनिकल शॉर्ट केसेस के हवाले से, जो आपने स्किप नहीं करने, वो ये हैं, ये नहीं भूलने, ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट गायनी के केसेस हैं आपके क्लिनिकल शॉर्ट केसेस के हवाले से, ये आपने नहीं भूलने। पहले आपने मेजर केसेस करने हैं और फिर आपने लेस कॉमन केसेस करने हैं, बट करने जरूर हैं, ठीक है। और फिर अगर हम देखें लेट्स सपोज कोई ओब्स का केस है, इस तरह से आपको मिली है हिस्ट्री कि पेशेंट 30 ईयर की है, ग्रेविडा 5 पैरा 4, प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरीज है, नॉन डायबिटिक हाइपरटेंसिव है, 35 वीक्स पे आ गई है ओपीडी में, और वो कह रही है कि उसको जो है फटीकनेस है, लाइकर है, और अल्ट्रासाउंड अनकंट्रोलेबल शुगर लेवल है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन स्टेशन पे है, 2 मिनट में इसको पढ़ के आपने डिजाइन क्या करना है, ठीक है। तो आपने अपनी हिस्ट्री के स्ट्रेटजीज डिजाइन करनी है कि मैंने एग्जामिनर से हिस्ट्री में ये चीजें पूछनी है, मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन पे ये चीजें पूछनी है, और मैंने इसको अकॉर्डिंग टू हर जो एग्जामिनर चेंज करेगा हिस्ट्री। अब देखें, आपने एंटिसिपेट किया है ना ये कि ये क्रॉनिक डायबिटिक हाइपरटेंसिव का पेशेंट है, और ये जो है 30 वीक्स पे आ गई है, फटीकनेस के साथ, और लाइकर भी ज्यादा है, शुगर भी ज्यादा है, तो ये तो अभी इंफॉर्मेशन आपको मिली है। मे बी आप अंदर जाएं, आप एनॉमली स्कैन मांगे और एनॉमली स्कैन पे कोई एनॉमली निकल आए, ठीक है, फिर उसके मुताबिक मैनेजमेंट टेलर करेंगी, क्योंकि अब एक एनॉमलस बच्चे पे मे बी आप सेक्शन ना करना पड़ जाए, चाहे डॉपलर जो मर्जी है। व्हाट माय पॉइंट। तो कुछ चीजें एग्जामिनर ने आपको इन्वेस्टिगेशन देखनी है, आपने एट रियल टाइम डिसाइड करनी है ट्रीटमेंट। 2 मिनट जो बाहर मिले हैं
उस पे 80% टाइम आपने लगाना है कि हाउ यू विल टेक हिस्ट्री, रेस्ट हिस्ट्री विल डिसाइड व्हाट विल बी द इन्वेस्टिगेशन एंड रेस्ट इन्वेस्टिगेशन विल डिसाइड व्हाट यू विल डू इन ट्रीटमेंट। तो इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट तो आपके हाथ ही में नहीं है, तो जो बाहर खड़े हो तो वो टाइम कहाँ लगाना है, हाउ यू विल प्लान योर हिस्ट्री एक्चुअली। ठीक है, बाकी चीजें तो आपके सेकेंडरी रिफ्लेक्सेस के तौर पे आती रहेंगी। लेट्स सपोज अगर आपको मिल गया क्रॉनिक डायबिटिक है और उसकी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे हाइपरटेंशन हुई है, जो कि हो भी जाती है, और जो है फिर आपने डिसीजन किस पे लेना है, शुगर लेवल कंट्रोल पे लेना है और किस पे लेना है, इसको जो है सिम्टोमेटिक कितनी है पोली के साथ उस पे लेना है ना, तो वो तो नेचुरली निकलता ही रहेगा ना, आप खुद ही डिसाइड करते रहोगे। वो तो आपकी 4 साल की या 2 साल की ट्रेनिंग में ही आपको ये सिखाया कि क्या करना है, मिनट में कर लोगे। मसला सिर्फ हिस्ट्री के वक्त होगा। चलें, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह डेफिनेटली। अपने सर्टेन रूल्स सेट कर लें, ठीक है, हिस्ट्री लेने के लिए। वाई यू आर टेकिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री लेने का मकसद यही है ना कि मरीज के रिस्क फैक्टर्स निकलें, तो इस तरह से लेनी है। ठीक है, बस हर हिस्ट्री कुछ नहीं भी आता ना यार, ऑनसेट पूछो, ड्यूरेशन पूछो, उससे रिलेटेड सेवेरिटी के मार्कर्स पूछ लो, काजेज पूछ लो। ठीक है, डायबिटीज के भी आपको पता है ये पॉइंट्स, और पोली के साथ भी आपको पता है। तो स्टेप 1 पे अगर एग्जामिनर के साथ 1-to-1 है, तो आपको पता है कि भाई मेरी जो स्ट्रेटजी है ना, हिस्ट्री से या चीफ कंप्लेंट से डायग्नोसिस बनाने की, ये 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है इसकी कि ये थकी है, फटीकनेस है और इसको जो है लाइकर ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने हिस्ट्री से अंदाज से स्टेप 1 में इस तरह से चीफ कंप्लेंट को निकालना है कि मैं कोई ना कोई प्रोविजनल डायग्नोसिस बना सकूं, और जब मैं प्रोविजनल बना लूं स्टेप 2 पे, तो फिर मैंने इसके रिस्पेक्टर्स निकालना है कि इसमें ही ये मसला क्यों हुआ है। ठीक है, और फिर जो मेरी एक स्टैंडर्ड सेट टेम्पलेट है कि मैंने हर मरीज के मेडिकल, सर्जिकल, प्रीवियस ओब्स, गायनी, ड्रग एलर्जीज, फूड इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक है, अच्छा, फिर ये आपकी डिस्कशन ना एग्जामिनर के साथ हो रही है। एग्जामिनर के साथ डिस्कशन में आप बड़े इजी हो, यू कैन यूज मेडिकल जैगरन। ठीक है, और यू कैन स्टार्ट योर हिस्ट्री बाय एनी मीन कि भाई ये चीफ कंप्लेंट पे मेरी डीडी चौंके ये हैं, तो इसलिए मैंने इनको ऐसे ऐसे एक्सक्लूड करूंगी और निकाल लूंगी डीडी। एग्जामिनर ने आपको आगे ले जाना है। रोल प्लेयर के सेशन पे थोड़ा सा हम इस टैक्टिस इसके जो है ना, थोड़ी सी जो इसकी स्ट्रेटजी है वो चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो किसी भी चीफ चाहे ओप्स का केस तो क्या है तो भाई, ये मसला कब से हुआ है, एकदम से हुआ है या आहिस्ता आहिस्ता हुआ है, कितना ये सवेयर है। ठीक है, इसकी क्या डीडीज हो सकती हैं, एक पेशेंट जो फटीगनेस के साथ आई है तो क्या है, आपको पता है कि एनीमिया हो सकता है, प्रेगनेंसी के साथ फिजियोलॉजिकल हो सकता है, थायराइड वाले फटीग रहते हैं, डायबिटीज वाले फटीग रहते हैं, आपको पता है ये काजेज अपने एक्सक्लूड कर ली। कितनी फटीग्ड है, इसके साथ सेवेरिटी के साथ आगे सडनली हुई है या ग्रेजुअली हुई है, देन आपकी डीडीज बन जाएंगी। तो आपका स्टेप 1 तो हो गया, डीडी निकाल ली, डीडी बन गई है तो उसके रिस्क फैक्टर्स निकालने, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। बाकी तो हर मरीज ने पूछना ही पूछना है। ठीक है, कि आपकी प्रीवियस ओब्स, गायनी, मेडिकल, सर्जिकल, पर्सनल, सोशल, ड्रग हिस्ट्री क्या है। ठीक है, और ये जो आपका ट्राइमेस्टर वाइज सर्वे है ये मत करें, क्योंकि अगर आपके पास 3 कमांड हैं 10 मिनट में, तो फिर ट्राइमेस्टर वाइज सर्वे से टाइम ज़ाया होगा। अगर कमांड ही आपके पास यही है कि ये स्टेशन लिंक्ड भी हो सकते हैं, मतलब एक स्टेशन पे हिस्ट्री लेनी है, दूसरे स्टेशन पे आपने इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट प्लान करनी है, तो यू विल हैव इनफ टाइम। अब आपके पास पूरे 10 मिनट हैं, फिर आप ट्राइमेस्टर वाइज सर्वे कर लें कि प्रायर टू कंसेप्शन डिजीज जो थी वेल प्लान, प्रेगनेंसी वेल प्लान थी या नहीं थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नाजिया, वोमिटिंग की हिस्ट्री, टॉर्च की हिस्ट्री, ड्रग्स की हिस्ट्री, ब्लीडिंग की, डिस्चार्ज की हिस्ट्री, सेकंड ट्राइमेस्टर में एनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, मूवमेंट, स्पंडल हाइट की हिस्ट्री, एनोमली स्कैन की हिस्ट्री, और थर्ड ट्राइमेस्टर में बेटम लेबर की हिस्ट्री। राइट, तो ये आपने खुद ही प्लान करना है जितना आपको टाइम मिले। अदरवाइज आपको 2.5 मिनट हिस्ट्री के लिए मिले हैं, तो बिलीव मी 1.5 मिनट में तो आप जनरल चीजें पूछ पाओगे ना, सेफ्टी की या सब मेडिकल, सर्जिकल, जो कि पूछनी, पर 1 मिनट में आपने क्या करना है, आपने चीफ कंप्लेंट रिलेटेड काजेज निकालनी है और उसका डीडी बनाना है। तो यू शुड बी वेरी गुड इन टाइम मैनेजमेंट देन, कि फिर आपने बिल्कुल रेलिवेंट ही रहना है
यू मे ऐड कि ठीक है मैं ट्राइमेस्टर वाइज इवैल्यूएशन कर लूंगी, इसी का नंबर मिल जाएगा कि ठीक है ट्राइमेस्टर वाइज इवैल्यूएशन कर लूंगी। एग्जामिनर इंटरेस्टेड है तो वो पूछ लेगा कि व्हाट डज इट मीन बाय ट्राइमेस्टर वाइज इवैल्यूएशन। यू विल से कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये मेरी चेकलिस्ट है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है। अगर उसकी की में है तो वो पूछेगा, वरना वो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो जब आपकी 1-to-1 डिस्कशन विद एग्जामिनर है तो ये 3 स्टेप हैं आपके लिए कि मरीज की चीफ कंप्लेंट क्या है। चीफ कंप्लेंट को इस तरह से पूछें ऑन से ड्यूरेशन सेवेरिटी लगा के कि डीडी बन जाए, और जब डीडी बन जाए तो वो डीडी क्यों बनी, क्या उसमें उस पेशेंट में उसके रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं, और थर्ड स्टेप में क्या वर्कअप हो चुका है उसका, क्या मेरी पेशेंट की जो आपके ट्रीटमेंट डिस्कशन है वो पेशेंट जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है अभी तक और पेशेंट की विशेष है उसके मुताबिक उसको आप जो है देखेंगी और बना लेंगी। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज एक पेशेंट है, आपको एक सिनेरियो मिला, एक पेशेंट आई है मैस एब्डोमेन के साथ, एग्जामिनर के साथ 1-to-1 डिस्कशन है। एग्जामिनर ने बोलना है आपसे हाउ यू विल इवैल्यूएट अ पेशेंट विद मैस एब्डोमेन। अब पेशेंट की एज भी देख ली, पैराटी भी देख ली, समझ आ चुकी है ना कि कौन कौन सी चीजें पहले आएंगी। यंग पेशेंट में मैस की और डिडीज हैं, पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट में मैस की और डिडीज हैं, ये भी कितनी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब आपको नहीं पता ये मैस मैलिग्नेंट है या बिनाइन है और ये है कहाँ, तो आपने क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं? आपने इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं ना कि आप बता सको कि ये मैस बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, ये है कहाँ से। तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम ऑनसेट कि मैस का ऑनसेट इंपॉर्टेंट है, सडन है तो फिर मैलिग्नेंसी में चला गया, ठीक है, वरना तो ग्रेजुअल है तो बिनाइन है। और इसके साथ अगर वो द मोमेंट एग्जामिनर विल टेल यू इट इज सडन, फटाफट आपने क्या पूछना है, मैलिग्नेंसी के फर्दर फीचर्स के, वेट लॉस तो नहीं है, कोई लंप तो नहीं है ब्रेस्ट में या बगलों आर्मपिट्स में, यू कैन यूज मेडिकल चेगरन एज वेल, कोई जो है जॉन्डस तो नहीं है, हेमोप्टाइसिस तो नहीं है, रेक्टल ब्लीडिंग तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कैंसर की, तो ये फटाफट ये पूछ लिया। अदरवाइज जब एग्जामिनर ने आपको ग्रेजुएट बताया तो फिर स्किप कर दें। फिर आपको ये भी तो पूछना है ना कि ये मैस है कहाँ से। अगर एक पेशेंट एक मैस यूट्रस का है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर के साथ आएगा ना, और एक मैस अगर ओवरी का है तो वो नॉन स्पेसिफिक फीचर्स के साथ आएगा, वेट लॉस, प्रेशर सिम्टम्स। मैस के साथ तो प्रेशर सिम्टम्स आते ही हैं चाहे बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, ठीक है, लेकिन एकदम से आ गया तो फिर वो अगेन मैलिग्नेंट हो गया। तो स्टेप 1 में आपने क्वेश्चन डिजाइन कर लिए कि आपने बताया कि ये इस मैस की जो है वो नेचर क्या है, बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, और उसकी साइट क्या है, यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है या ओवरी है, या फिर मे बी ये है ही नहीं पेल्विक का या गाइनी का, जीआईटी का हो सकता है। ठीक है, और फिर आपने इसके सेवेरिटी के मार्कर्स पूछ लिए कि पेन तो नहीं है इस मैस के साथ, प्रेशर सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। और जब आपको पता चल गया स्टेप 1 पे कि भाई ये मैस ओवरी का मैलिग्नेंट है, तो स्टेप 2 में आपने इसके रिस्क फैक्टर्स पूछ लिए कि भाई इसको क्यों हुआ, इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री लेंगे, स्पेसिफिकली फैमिली हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, लेट मीनोपाज, अर्ली मेनार्की, ये सब चीजें आप देख लेंगे। और फिर आपने वो मेडिकल, सर्जिकल, गायनी, ओब्स की हिस्ट्री तो पूछनी, ड्रग एलर्जीज की और ये सब चीजें, और क्या वर्कअप हुआ है इसके लिए, अल्ट्रासाउंड हुआ है, ट्यूमर मार्कर हुए हैं, सिटी हुआ है, ठीक है, और मेरी पेशेंट चाहती क्या है, पेशेंट के भी कंसर्न्स ऐड करूंगी, देन आई विल डिसाइड ट्रीटमेंट। ठीक है, अच्छा फिर स्टेप 1 से क्या कंप्लेंट से डीडी बनाई है, स्टेप 2 में डायग्नोसिस के रिस्क फैक्टर्स ढूंढने हैं, और स्टेप 3 में क्या करना है, ट्रीटमेंट बनानी है, दैट्स ऑल। ये आपकी 1-to-1 डिस्कशन होगी एग्जामिनर में। 80% स्टेशन ऐसे ही आएंगे, इसको आप निकालने किसी भी डेमो सिचुएशन के साथ के ओब्स का सिनेरियो बना लिया कि एक पेशेंट एसओबी के साथ आई है, तो ये एसओबी इन प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। पैथोलॉजिकल है तो फिर एनीमिया में भी हो सकती है, और अगर एनीमिया निकल आया तो फिर कौन सा एनीमिया, थैलेसीमिया या आईडी है या प्लास्टिक है, या आप फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेंगे। फिर एग्जामिनर से आपकी बात होती है इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन की आपकी स्ट्रेटजीज हैं, बेसिक होती है और स्पेसिफिक होती है, और स्पेसिफिक में मैटरनल होती हैं या ओब्स के केस में या फिटल होती हैं, और उसमें भी कुछ होती हैं जो कि मॉनिटरिंग के लिए होती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एनीमिया में अगर आपको पता है बेसिक तो सब में ही होती हैं, फिर स्पेसिफिक एनीमिया में कौन सी आएंगी, ब्लड ग्रुप, सीबीसी, एनडीसीज, फिल्म, रेटिक्स, फेरेटिन, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ईसीजी अगर सवेरे एनीमिया है, और मेटरनल मॉनिटरिंग में कौन सी आएंगी, हिस्ट्री से मॉनिटर करोगे, एग्जामिनेशन से मॉनिटर करोगे, इन्वेस्टिगेशन से मॉनिटर करोगे, रेटिक्स के लेवल देख के करोगे, और सीबीसी के इंडेक्सेस इंप्रूव हो रहे होंगे, और फाइनली फेरेटिन भी सही हो जाएगा अगर ये आईडी है। और फिटल मॉनिटरिंग कैसे करोगे, सेवेरिटी ऑफ एनीमिया पे डिपेंड करता है, अगर आईयूजीआर हुआ है तो फिर ग्रोथ स्कैन, क्योंकि आईयूजीआर हुआ है तो फिर डॉपलर भी चलेगा। फिर नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन डॉपलर, डॉपलर नहीं मिलता
डॉपलर ने भी क्रॉनिक हाइपोक्सिया बताना है, तो फिर वो नहीं मिलता तो बायोफिजिकल वो भी क्रॉनिक हाइपोक्सिया बताता है। एंड आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपको पता है कि ये मेरी जो है स्केच है और इसी को मैंने फिल करना है। तो इट कुड बी डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, इट कुड बी हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, उसमें भी बेसिक है, स्पेसिफिक है, मैटरनल मॉनिटरिंग के लिए एंड फेटल मॉनिटरिंग के लिए, हर चीज हर डिजीज की हम जस्टिफिकेशन कर चुके हैं बहुत डिटेल में। ठीक है, इस बेसिक में कोई क्यों मांगी है तो क्यों मांगी है, और अगर कोई स्पेसिफिक मांगी है तो क्यों मांगी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप अपना केस जो है बाकी और कैंडिडेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करके ना यहाँ से ज्यादा स्कोर ले सकते हो। सिर्फ ये बता देना जरूरी नहीं है कि भाई चूंकि मेरी पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो इसलिए मैंने इसकी पीआईएच प्रोफाइल करवा लिया। भाई क्या क्या पीएच प्रोफाइल, क्या फर्क पड़ता है सीबीसी पे, प्लेटलेट्स पे, हाइपरटेंशन में क्या फर्क पड़ता है, वाई यूरिक एसिड, वाई क्रेटिनिन यूरिया, वाई डॉपलर, वाई फंडोस्कोपी। ठीक है, ये वाई भी आपको आनी चाहिए। ये एग्जामिनर के साथ 1-to-1 डिस्कशन में आ सकता है। कोई गायनी का केस जिसमें पेशेंट की प्रीवियस 3 ईयर लैप्रोस्कोपी हुई है, प्रीवियस 3 ईयर, और एग्जामिनर ने आपसे से आपने लेट्स सपोज एग्जामिनर के ये क्वेश्चंस हो सकते हैं कि हाउ यू विल एंटर इनटू, एंट्री पॉइंट क्या होगा, ड्यूरिंग सेकेंडरी पोटेंशिएशन कौन सी वेसल इंजर हो सकती है, व्हाइल यू आर असिस्टिंग इन लैप्रोस्कोपी, ब्लीडिंग हो रही है इनफीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी से, फिर क्या करना है, व्हाट इज योर ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, और ये सब चीजें यू नो वी हैव डन ऑल दिस। बट अब आपने इसका मकसद ये कि 1-to-1 डिस्कशन विद एग्जामिनर है, जल्दी से इंट्रोडक्शन करवाएं अपना, केबिन में एंटर हो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू वांट टू से, कॉन्फिडेंट रहें, आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करें एंड से आई एम डॉक्टर, आई एम हिरा, डू नॉट से इट वर्ड डॉक्टर। जब आपकी कोलीग से बातचीत होती है, चाहे आप टीच कर रहे हैं जूनियर से या आपके एग्जामिनर के साथ 1-to-1 है, तो आपने डॉक्टर का वर्ड यूज नहीं करना। देन आई एम हिरा, एग्जाम कैंडिडेट एंड आई एम रेडी फॉर डिस्कशन। एग्जामिनर ने सवाल फेंकना है, बेस्ट यू हैव रीड द सिनेरियो, 2 मिनट होते हुए अगर इंजरी हो भी जाए, अव्वल तो होने नहीं देनी, अगर होती है तो फिर क्या करना है, क्या मेरे लैंडमार्क्स है एनाटमी के रिलेटेड। ठीक है, और पेशेंट को इंजरी हो भी गई और पोस्ट ऑप में गया तो फिर कैसे इसको लुक आफ्टर करना है, वो एग्जामिनर ने पूछने और मैंने जवाब देना है, क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, आता है तो फिर कर लोगे। ठीक है, कुछ जस्ट एक मिनट। कि अगर हमारे जो 6 स्टेशन हैं, 6 स्टेशन हैं, जिस जो शॉर्ट केसेस मैंने हम कहते हैं, या दे आर विद एग्जामिनर 1-to-1। ठीक है, तो उसमें किस किस्म के स्टेशन हो सकते हैं, या तो ऑलरेडी डायग्नोसिस बना हुआ होगा कि डायग्नोज केस है एनीमिया का, थैलेसीमिया का, उसके बाद आप हिस्ट्री ले रहे हो और उसकी कॉम्प्लिकेशन के मुतालिक आपने फिर सवाल करनी है, या फिर पेशेंट सिर्फ एक चीफ कंप्लेंट के साथ आएगा और आपने इस तरह से हिस्ट्री, रेलेवेंट हिस्ट्री लेनी है कि आप डायग्नोसिस बना सको। तो ये एक इंटेलिजेंट कैंडिडेट खुद ही प्लान करेगा जैसे ही वो स्टेशन को पढ़ेगा। ठीक है, तो हर स्टेशन डिफरेंट होगा, उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि ये स्टेशन अगर एग्जामिनर के साथ आता है तो हाउ इट इज कितना डिफरेंट है ना। तो एग्जामिनर ने जो बातें पूछी आपने बस उनका जवाब दे दिया। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक एग्जामिनर के क्वेश्चन 100% यही होंगे कि हिस्ट्री कैसे लेनी है। ठीक है, और एक्चुअली अजान हो रही है अभी। चले, तो जो आपकी डिस्कशन होगी 6 स्टेशन पे, बिलीव मी उसके जो क्वेश्चन है वो यही हैं। Discuss specific history points with examiner, how you will apply it practically on patient, what you want to see during examination and why, enlist your investigation and justify each, what is your treatment principle। चाहे वो कोई गायनी का केस है, चाहे वो कोई ओब्स का केस है, यही होगा कि हिस्ट्री कैसे ली है, ठीक है, क्यों ली है, ये बातें क्यों पूछी हैं, एग्जामिनेशन में क्या देखा है, इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, क्यों करना है, और ट्रीटमेंट कैसे करनी है। ठीक है, ओके बेटा।
चले, यूरोगाइनी में पॉसिबल स्टेशंस आपको पता है, इनकॉन्टिनेंस का आ जाएगा, प्रोलैप्स का आ जाएगा, एचआरडी का आ जाएगा, वीवीएफ पे आ जाएगा, यूरोटर इंजरी पे एग्जामिनर के साथ हो सकती है, बिल्कुल एक जैसे लेप्रोस्कोपी का हुआ ना स्टेशन कि प्रीवियस कार में आपने लेप्रोस्कोपी करनी है तो आपने क्या चीजें देखनी होती हैं, हाउ यू विल anticipate complication, how will you prevent them and how you will address them. Similarly ureter injuries पे भी हो सकती है प्रॉपर एक वन टू वन डिस्कशन के यूरेटर इंजरीज में ज्यादा किन केसेस में होती है गायनी ऑप्स के, आप उनको प्री ऑप कैसे एंटिसिपेट करते हो और उसको कम करने मिनिमाइज करने के लिए क्या स्टेप्स लेते हो, और अगर हो जाए तो फिर आपके क्या स्टेप्स होते हैं, और अगर पोस्ट ऑपरेटिवली आपको रिकॉग्नाइज हो तो फिर क्या स्टेप्स होते हैं, इस पे भी हो सकता है। ठीक है, पैसरीज पे हो सकता है, डिफरेंट सर्जरीज पे आपकी डिस्कशन हो सकती है कि चलें आपने वीएच करनी है तो वीएच पे वन टू वन डिस्कशन हो सकती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपने टाई करने हैं लिगामेंट्स, कौन सा करना है, वैस्कुलर लिगामेंट को के लिए स्पेसिफिक बातें होती है वो पूछ लेंगे, वॉल्ट कैसे स्टिच करनी है, वॉल्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पूछी जा सकती है, मतलब व्हाट नॉट। ये डिफरेंट मैंने वो बनाए हैं स्टेशन जो आपके हो सकते हैं विद एग्जामिनर, लाइक गायनी में पेशेंट आ सकती है डायबिटिक और हार्ट फ्लशेस के साथ, आपने हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनर ने पूछा कि आप इस पेशेंट की कैसे हिस्ट्री लेंगे, आप मुझसे एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स मांग रही हैं, कौन सी मांगनी है और क्यों मांगनी है, आपकी क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं एंड क्यों मांग रही हैं आप, कैसे आप इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, वही आपकी असेसमेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और अप्लाइड नॉलेज पे हो रही है। तो लेट्स आपको पता होना चाहिए, मतलब अप्लाइड नॉलेज में आपको पता होना चाहिए डायबिटिक पेशेंट है, उसको आपने जो अभी जिसका भी मेनोपॉज नहीं हुआ उसको वेजोमोटर सिम्टम्स के लिए कैसे ट्रीट करना है, और अगर हार्मोन्स देने ही है तो कौन सी तरह के आपने हार्मोन्स देने हैं, और क्या किसी भी एचआरटी को स्टार्ट कराने से पहले क्या प्रीरेक्विजिट है कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराएं, करानी है तो अगर वो क्यों करानी है, ये सब चीजें ऑब्वियसली ये रिपीट स्टेशन आप इसे कर चुके हैं तो आप इसको लेके चलें द वे आई टॉट यू पीपल। या ये हो सकता है 44 पे पेशेंट है, राबिया ओपीडी में आई है, रेगुलर ब्लीडिंग के साथ, ओबीज है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, एग्जामिनर ने से बातचीत करें, एग्जामिनर आपने कहा डॉक्टर आई एम हियर एंड आई एम रेडी फॉर डिस्कशन, एग्जामिनर विल टेल मी ठीक है हाउ यू विल टेक फॉर what are your history related important questions in this exam in this patient, मैं बताऊंगी मेरे ये कंसर्न्स हैं, मैं इसके लिए ये क्वेश्चंस पूछूंगी, जस्टिफाई भी हो गया, ये 3 मिनट में यही हो सकता है। फिर मैं इस पेशेंट में ये इन्वेस्टिगेशन करूंगी और क्यों करूंगी, और मैंने इस मेरी डीडीज 3 टॉप ये हैं और इनकी जो है ट्रीटमेंट जो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ये है, देन खत्म बात। अब देखें इस पूरे स्टेशन में उन्होंने गाइड किया हुआ कि आपने करना क्या है, कोई ब्लाइंड स्टेशन तो नहीं है ना, बुझे तो जाने वाली बात तो है ही नहीं, पढ़ते ही अंदाजा हो गया क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, क्या इस पेशेंट की बनती है बायोप्सी 44 पे पैरा 3 की जो डायबिटिक ओबीस हाइपरटेंसिव है, ऐड करोगे इन्वेस्टिगेशन पे, और इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ आई है तो क्या इन्वेस्टिगेशन है, टीवीएस है, स्टेरोस्कोपी है, ऑब्वियसली स्टेरोस्कोपी, स्टेरोस्कोपी भी और बायोप्सी भी है। लेट्स सपोज ये पेशेंट 40 ईयर की ओल्ड पेशेंट है और उसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट फेल हुई है, इसकी मेडिकल मैनेजमेंट सॉरी फेल नहीं हुई, सिर्फ इरेगुलर ब्लीडिंग या इंटरमेस्टल ब्लीडिंग के साथ आई है, 35 ईयर ओल्ड, आपने डायग्नोसिस बनाना है, डायग्नोसिस हिस्टोस्कोपी पे ही बनेगा, देखोगे कि पोलीप है या सबमुकुलर फाइब्रोइड है, टीवीएस इसके लिए सेंसिटिव नहीं है, अगर हिस्टोस्कोपी रिफ्यूज होती है तो फिर आप इस पे टीवीएस करते हो, बट बायोप्सी की जरूरत है या नहीं, बायोप्सी की इंडिकेशन है तो फिर बायोप्सी साथ करोगे, मतलब अगर आपको पोलीप नजर आ गया तो पोलीपेक्टमी कर दी, आपको फाइब्राइड नजर आया तो फाइब्राइड को ट्रीट कर दिया, चूंकि पेशेंट मोटी है, ओबीज है, पीसीओ है, तो इसलिए इसकी बायोप्सी भी साथ हो गई। ठीक है, मतलब एक पेशेंट जिसकी एज 30 ईयर ओल्ड है, जिसकी एचएमबी की रीजन सिर्फ फाइब्राइड है और वो लो रिस्क है फॉर बायोप्सी, उसकी बायोप्सी नहीं करनी, यू कांट जस्टिफाई दैट। अच्छा, इस पेशेंट में जो 44 ईयर ओल्ड की मोटी ओबीज इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ आई है, टॉप डीडीज बना दें 3, क्या बनती हैं, फोकल एंडोमेट्रियल लीजन ही बनते हैं ना, पॉली फाइब्राइड, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल कोई पैथोलॉजी,
और इन तीनों को बताएं भी ऑर्डर वाइज इस पेशेंट को देखते हुए, और इन तीनों की ट्रीटमेंट बता दें। पोलिप की पोलिपेक्टमी होगी, बायोप्सी तो होनी, तो रिस्क फैक्टर्स हैं, फाइब्राइड है तो इरेगुलर ब्लीडिंग है, अगर कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है साइज कितना, लेस देन 3 है तो फिर हमारे पास मैरिना खड़ी हुई है। बायोप्सी के बाद ही बनेगी, क्योंकि बायोप्सी तो वैसे इंडिकेट है। और अगर एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी या डिपेंड के हाइपरप्लेजिया है या एटीपी है, उसके मुताबिक ट्रीट कर, एटीपी है तो फिर तो जान छूट गई, हिस्टेक्टमी हो गई। You will deal this situation like that. 34-year पेशेंट आ गया है विजाइनल डिस्चार्ज के साथ और पोस्ट पेटल ब्लीडिंग के साथ, स्मोकर भी है। अब देखें ना, इसको सिचुएशन को पढ़ते ही अंदाजा हो गया कि एग्जाम हिस्ट्री कैसे लेनी है, कितना इंपॉर्टेंट है सीए सर्विक्स और सर्वाइकल पैथोलॉजी, इसको एक्सक्लूड करना कैसे करोगे, ठीक है, क्या इसकी रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन है, और क्या 3 डिफरेंशियल्स हैं, और फिर 3 डिफरेंशियल्स तो हैं, बट हर डीडी की प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, मतलब अगर सिन2 निकल आए तो क्या करना है, CGIN निकल आए तो क्या करना है, अगर कोई इन्वेजिव कार्सिनोमा निकल आए तो फिर क्या करना है, ठीक है। तो अगर ये पेशेंट की आपने हिस्ट्री एग्जामिनर के साथ जस्टिफाई करनी है, वही स्टेप्स हैं कि जो भी चीफ कंप्लेंट है उस स्टेप 1 में ऑनसेट ड्यूरेशन सेवेरिटी, ठीक है, स्टेप 2 में उसके रिस्क फैक्टर्स और सारे सेफ्टी, ठीक है, और वही आपकी जो ट्रीटमेंट डिपेंड करती है वर्कअप पे, वर्कअप के रिजल्ट पे और पेशेंट की विशेष, खत्म हो गया। अगर कोई पेशेंट एब्नॉर्मल टन ब्लीडिंग के साथ आता है तो आपकी हिस्ट्री इस तरह से होनी चाहिए कि आप पैटर्न, वॉल्यूम, रेगुलरिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन को पूछें, इसी के बाद तो डीडी बनेगी। और उस डीडी के बाद जो रिस्क फैक्टर्स निकलते हैं वो पूछें। मतलब एक पेशेंट की ब्लीडिंग इस तरह से आ रही है कि आपको लगता है कि ये फाइब्राइड की वजह से है, तो फाइब्राइड क्यों है, इसमें मोटी है, फैमिली हिस्ट्री है, नली पेरिटी है, ये चीजें ही पूछनी है, ठीक है। अगेन आपको जब जैसे आप हिस्ट्री लेंगे आपका डीडी बन जाएगा। एक पेशेंट की अगर ब्लीडिंग हैवी है, वॉल्यूम पे कमेंट तो करना है कि मैं आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट कि हाउ मच, कितना हैवी साइकिल है, ये हैवी ब्लीडिंग है, तो या तो वो हैवी है या नॉर्मल है या लाइट है। एक पेशेंट जिसकी ब्लीडिंग हैवी है और रेगुलर है और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की है और नॉर्मल ड्यूरेशन की है, तो व्हाट आर योर ड्यूटीज, सामने पड़ी आपको पता है। बट एक पेशेंट जिसकी ब्लीडिंग लाइट है और रेगुलर है, लाइट ब्लीडिंग जो कि पहले पेशेंट का सही साइकिल था, कंपेयर करना है हमेशा, जब दोनों जब से खराब हुआ है उससे पहले क्या था और अब क्या, कहाँ खराब हुआ, और खराब किन पॉइंट्स पे, वॉल्यूम, रेगुलरिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन पे, और साथ में क्या एसोसिएटेड अदर फीचर्स हैं। लाइट साइकिल है, रेगुलर है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, ठीक है, ड्यूरेशन शॉर्ट हो गई है, आपको पता है ये एशरमैन की तरफ जा रहा है। अच्छा, नॉर्मल वॉल्यूम है, वॉल्यूम नॉर्मल है बट रेगुलरिटी इरेगुलर है, फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है और ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग हो गई, यू नो अबाउट दिस, क्या है ये, ठीक है। लेकिन आपको पता है जहां वॉल्यूम ज्यादा होता है वो सारे प्रॉब्लम ज्यादा एंडोमेट्रियल इश्यूज की तरफ जाते हैं, लेकिन जहां फ्रीक्वेंसी खराब हो रही होती है वो पिट्यूटरी, ओवरी और सेंट्रल जो हायर सेंटर्स होते हैं उसमें वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साइकिल का छोटा होना या बड़ा होना। पॉलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया की रीजन पीसीओज हैं, ओवेरियन फेलियर्स हैं, एनोवुलेशन है, ये सारी चीजें, इसमें एंडोमेट्रियम तो कल्परेट नहीं है ना, ठीक है, तो इससे भी आपको कितना जस्टिफाई कर सकते हैं। खैर, तो इस तरह से हमने इस तरह के स्टेशंस कर लिए, फिर आपने कनेक्शंस बनाने होते हैं जस्टिफाई करने के लिए, जैसे मैंने ये लिखे हुए। अच्छा, अब आप आ जाएं स्किल वाले पे। सॉरी, तो देखा आपने कि जो ये 6 आपके क्लिनिकल केसेस थे, ये एग्जामिनर के साथ यूजुअली 1-to-1 होंगे, तो सिर्फ क्वेश्चंस बता देना कि मैंने ये पूछना है, इससे मसला हल नहीं होगा। वो क्वेश्चंस लॉजिकल होने चाहिए, उसकी कोई सेंस होनी चाहिए, आप उनके उसको पूछने को जस्टिफाई कर सकें और उससे कोई डायग्नोसिस बना सकें, ये बहुत जरूरी है। तो फिर आपको रेलेवेंट हिस्ट्री के नंबर मिलेंगे, और अगर हिस्ट्री अच्छी है तो तभी तुम इस लायक होंगे, तुम इन्वेस्टिगेशन बना सको, वरना तुम नहीं बना सकते। और अगर इन्वेस्टिगेशन ढंग की पूछी है, रेलेवेंट पूछी है,
तो उसके पॉजिटिव या नेगेटिव फाइंडिंग्स पे ही आप बना सकते हो ट्रीटमेंट, वरना नहीं बना सकते। तो ये जो 2.5 मिनट की हिस्ट्री है, इसने आपके पूरे अगले 7.5 मिनट जो हैं वो डिसाइड करने हैं कैसे गुजरेंगे विद एग्जामिनर। ठीक है, तो बी वाइज इन योर हिस्ट्री टेकिंग। ओके, 6 सेशंस कवर हो गए हैं। अच्छा नॉलेज है तो ये 6 सेशंस अच्छे होंगे, अच्छा नॉलेज नहीं है तो नहीं होंगे, बिलीव मी। तो थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ बड़ा जरूरी है। और यहाँ जो अगले अगले 4 स्टेशंस हैं, इसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है, अच्छी। हाउ नो मैटर हाउ गुड यू आर इन वॉक्यू, जितना मर्जी रट्टे मारे, अगर नहीं किया तो बस वो वहां नहीं कर सकते, तो यू कांट परफॉर्म इट, सॉरी टू से। जितने मर्जी आप लोग लेबर केयर गाइड में अच्छे हो, लेकिन आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया ना, आप उस दर नहीं कर सकते। जितने मर्जी आपको पता है कि फोर्सेप लगाऊंगी और इसकी ये प्रीरेक्विजिट्स हैं, इसकी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर कभी उठाया नहीं है ना तो वहां भी नहीं ये होने वाला। इस स्टेशन पे परफॉर्म करने के नंबर हैं, ठीक है, 80% परफॉर्म करने के नंबर हैं, 30-20% होंगे रेलेवेंट क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता रहेगा, जिसका साइड बाय साइड आपने आंसर देने हैं। ठीक है, तो ओब्स में ज्यादातर तो लेबर के या पीपीएच के ही आते हैं, या इमरजेंसीज पे आते हैं, और गायनी में ग्राफ आ सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन पे आ जाएंगे, या फिर जीपी करके ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवा लेंगे। मैथ्स के बारे में भी हो सकता है, मैनिक्विन मुझे नहीं लगता इनके पास अभी अवेलेबल है, बट हो सकता है। सर्जिकल मॉड्यूल अब ये आ सकते हैं परफॉर्मेंस पे, मतलब आपसे कहा जा सकता है कि ये मॉडल है, इसकी ब्लैडर रिपेयर करो, गोट का लेके बैठ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे ब्लैडर रिपेयर करना है, क्या टेक्निक्स हैं, वी हैव डन दिस, यूरेटर पे हम कितनी दफा कर चुके हैं, टीबीटी कैसे करना है, यू नो दिस, मायोमेक्टमी के स्टेप्स बताने भी हैं, करने भी हैं, थ्रेड भी खुद चूज करना है, एनसीएन भी खुद चूज करना है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। मायोमेक्टमी में फाइनेंशियल एनसीएन जरूरी नहीं हो, अगर बहुत बड़ा फाइब्राइड है और लोअर सेगमेंट पे है तो फिर आप मिड लाइन भी दे सकते हो। तो हर चीज का नंबर है कि आपके एनसीएन की चॉइस क्या है, प्री ऑप में क्या किया, अगर जो अकॉर्डिंग टू द कमांड। इट कुड बी अ स्टेशन जिसमें आपसे कहा गया है कि हिस्टेक्टमी करें, लेकिन इससे पहले ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर में आस्क कि हिस्टेक्टमी की इंडिकेशंस बता दें, प्री रेजुकेट्स बता दें, प्री ऑप बता दें, हाउ यू विल रिड्यूस ब्लड लॉस ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी। ठीक है, अगर हो जाए हेमाटोमा बन जाता है यूट्राइन आर्टरी की वजह से, फिर क्या स्टेप्स हैं, कितने साइज पे इसको आपने कंजर्वेटिव करना है, कितने साइड पे आपने इसको ओपन करके लाइगेट करना है, कि कब आपने स्टेप वाइज डिवास्कुलराइजेशन करनी है या नहीं करनी। अगर देखो, अगर पेशेंट की लोअर सेगमेंट से ब्लीडिंग हो रही है ना और ब्रॉड लिगामेंट में हो रही है, यहाँ तो स्टेप वाइज डिवास्कुलेशन का काम चल जाएगा कि लाइक पकड़ ली यूट्राइन बायलैटरल और फिर ओवेरियन और फिर इंटरनल आइलेट। लेकिन अगर वॉल्ट से ब्लीडिंग हो रही है ना वेजाइनल आर्टरी से, तो फिर यूट्राइन पकड़ के कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वेजाइनल आर्टरी डायरेक्ट इंटरनल आइलेट से आ रही है। ठीक है, फिर आपने इंटरनल आइलेट लगानी है। ओके, ये कुड बी एनीथिंग, सर्कलाज हो सकता है, ठीक है, एपिजियोटमी हो सकती है, उसी से हो सकता है, सर्वाइकल टीयर हो सकता है, मानचेस्टर हो सकता है। मानचेस्टर वैसे है तो नहीं, मेरा दिल नहीं आए, बट आ सकता है। अच्छा, अच्छा, ये वो उसी की बात कर रही हूँ मैं, 1-to-1 एग्जामिनर के साथ जो 6 स्टेशन हैं। आप स्टेशन पढ़ोगे अंदाजा हो जाएगा, या तो चीफ कंप्लेंट से आपने डायग्नोसिस बनाना है कि मरीज रिड्यूस मूवमेंट्स के साथ आई है, अब आपने निकालना है कि क्यों है मूवमेंट्स कम, है ना, क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्या ट्रीटमेंट है, या मरीज डायग्नोज केस बता रहे हैं कि एपीएलएस का डायग्नोज केस है, मिसकैरेज के साथ आया, बना बनाया डायग्नोसिस दे दिया, अब फर्दर क्या करना है, क्या इन्वेस्टिगेशन करानी, क्या ट्रीटमेंट कराना है, इस तरह भी हो सकता है। फिर डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन डीडीज के रिकरेंट मिसकैरेजेस ड्यू टू यूट्राइन एनोमली क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स, वो बता रहे हैं एपीएलएस की वजह से, तो टेक इट एज, ठीक है। और फिर आपने क्या फर्दर क्या बहस होगी एलोप्रिन पे, हेपरिन पे, कब कैसे क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या चल रहा है, सब चीजें चलती रहेंगी ऐसे। तो बी वाइज कैसे अप्रोच करना है। चीफ कंप्लेंट अगर दी गई है तो फिर तो वाजिब है काजेस को एक्सक्लूड करना, बट डायग्नोसिस दे दिया तो फिर आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो टुवर्ड्स दैट डिजीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन एंड ट्रीटमेंट होगी। या ये भी पॉसिबल है कि पेशेंट इन्वेस्टिगेशन के साथ आ गया,
मतलब पेशेंट आपको सिनेरियो दिया कि पेशेंट है जनाब 6 वीक से मेनोरिया भी यूपीटी पॉजिटिव है, आप माइल्ड स्पॉटिंग और ब्लीडिंग के साथ आपके पास ई पैक में आया है, ये इसकी रिपोर्ट्स हैं बेटा से जी या टीवीएस पे कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर के साथ इस तरह से डिस्कशन स्टार्ट होगी कि मैडम मैं पेशेंट से ये हिस्ट्री लूंगी और इस पे तो कुछ भी नहीं बन रहा, फिर मैं रिपीट करवाऊंगी 48 आवर के बाद बेटा ऐसे जी, फिर एग्जामिनर ने दे भी देना है कि ये आ गया, जो कि लेट्स सपोज के 33% से ज्यादा है बट 60% से कम है, मतलब सब ऑप्टिमल राइज है। तो फिर आपने टीवीएस के साथ कोरिलेट किया, टीवीएस पे स्टिल आपको सैक नहीं मिल रही और बेटा एसजी का लेवल मोर देन 1500 है तो आनी चाहिए थी, फिर आप मजीद कहीं के थर्ड लेवल करा लिया और नाउ यू हैव टू डायग्नोज कि नहीं अब तो ये टॉपिक है और थर्ड टीवीएस पे आ भी गया आपके पास एक सैक यू ओवरी में टॉपिक में। तो आपने ना खुद ही टेलर करना है कि किस क्या स्टेम है 1-to-1 डिस्कशन में, ठीक है। ओके तो हम अभी थे स्किल्स पे और सर्जरीज पे कैसे स्टेशन आएंगे, ये वैसे ही आ गया। लेट्स सपोज चीफ कंप्लेंट की बात हो रही थी ना 1-to-1 में कि एसओबी के साथ क्या आपकी ड्यूटीज हैं कि एसओबी प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल होती है, अनीमिया की वजह से, अस्थमा की वजह से, कार्डिक की वजह से, अनीमिया की वजह से, लेसरल एम्बोलिज्म की वजह से। तो एग्जामिनर को आपने बताना है कि भाई एसओबी की ये ड्यूटीज हैं और ये मेरे क्वेश्चंस हैं, आई विल एक्सक्लूड लाइक दैट। तो केस बेस्ड डिस्कशन में बस इंट्रोडक्शन में टाइम ज़ाया नहीं करना, जल्दी से अपनी स्टार्ट कर देनी है। ये हैपेजेड हो गई हैं पीपीटीज मेरी, मैंने जल्दी में बनाई है। पेन एब्डोमेन के साथ डेडीज ये होंगी यूटीआई, प्रीक्लम्शिया, फिजियोलॉजिकल, है ना, और अब्रप्शन, फाइब्राइड की डिजनरेशन, इस तरह की कुछ भी आ सकता है। बट चीफ कंप्लेंट वाले स्टेशन में ना डेडी जरूर एक्सक्लूड करनी है, टेक होम मैसेज ये है। अच्छा रोल प्लेयर के स्टेशंस, अब वो बीबीएन वाले कंपोनेंट्स आ गए हैं, वी हैव डन इन डेप्थ किए हैं हमने बीबीएन को, मुझे लगता है ये आना ही है ऑब्वियसली। ठीक है तो कैसे करना है पेशेंट को, लेट्स सपोज एक, अब आपको पता है कि नेक्स्ट केबन में रोल प्लेयर बैठा हुआ है, तो अपना माइंड पहले 2 मिनट में बना लें कि मैंने जाना है, अपना इंट्रोडक्शन कराना है, ठीक है। उसकी चीजें हम कंफर्म कर लेंगे। अच्छी बात तो ये है कि मरीज को खुद ही कह दे मैं आई कंफर्म योर नेम एंड एज, क्योंकि ये भी सेफ्टी में भी आता है और ये जरूरी भी है कि सही मरीज को ट्रीट कर रहे हो या बातचीत कर रहे हो, रिपीट भी कर सकते हो या मरीज से कह सकते हो, ठीक है। और फिर आपने ये नहीं कहना कि मुझे तो बताया गया है कि भाई तुम्हें तो बच्चे की हरकत नहीं कम हो रही, तो बस मुझे बताओ कि ये कैसे वो कैसे, लेट हर टू से कि उससे खुद पूछें कि आपको क्या हुआ है ना, tell me about yourself, your condition, tell me about reduced little movements, tell me about when it has happened। तो एग्जाम जो रोल प्लेयर है ना उसको इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं तो आपने खुद ही इसको क्लोज करना है। अगर मरीज आपको नहीं दे रहा ओपन एंडेड क्वेश्चंस का सही से आंसर, तो फिर आपने जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं वो तब पूछने हैं ताकि आप वो उस गैप को फिल कर सको, ठीक है। अदरवाइज आपने ओपन एंडेड ही पूछने हैं। और वो रोल प्लेयर बड़ा स्मार्ट है, वो कौन सा, वो भी तो एक पढ़ा लिखा पेशेंट है जिसको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि किस तरह से स्टेशन लेके चलना है, ठीक है। आपने ऑब्वियसली बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी जिसमें रोल प्लेयर की इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, कितनी क्लियर होती हैं कि अगर आप कैंडिडेट आपसे पूछे तो आप इस तरह जवाब दें, अगर कैंडिडेट आपसे ना पूछे तो आप उसको लेके आए इसकी तरफ, ठीक है। तो या उसमें लिखा होता है कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में कि मरीज अगर आपसे पूछे कि आपके हस्बैंड के ताल्लुकात अच्छे हैं तो फिर आपने डिटेल बतानी है, अदरवाइज नहीं बताने, ठीक है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन करें और लीडिंग क्वेश्चंस उस गैप को फिल करने के लिए करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिलती, however बेस्ट अवॉइड देम, ठीक है। और ये मत समझें कि रोल प्लेयर अगर बोल रहा है तो मैं इसको चुप करा दूं, अगर वो बोल रहा है तो बोलने दें, वो आपके फायदे के लिए बोल रहा है, क्योंकि उसने तो स्टेशन पढ़ा हुआ है, उसको तो पता है कि इस स्टेशन पे आपने क्या परफॉर्म करना है, आपको ही नहीं पता। ये जो स्टेशन है इसमें सिर्फ आप ही को नहीं पता, बाकी रोल प्लेयर को भी पता है और एग्जामिनर को भी पता है। तो अगर वो बोल रहे हैं उनको सुन लो, डू नॉट इंटरप्ट योर रोल प्लेयर, ठीक है। और
बाकी सुने मरीज को, ठीक है। अगर वो कुछ मेंशन कर रहे हैं तो फिर उसको मजीद एक्सप्लोर करें। वो दे आर नॉट गोइंग टू हाइड थिंग्स फ्रॉम यू, ठीक है ना। इट्स नॉट गुड कि आप पेशेंट को ना सुने। बाकी ये टिप्स हैं हिस्ट्री टेकिंग की विद रोल प्लेयर। अब ये रोल प्लेयर के साथ हैं। जब हमारा 1-to-1 डिस्कशन विद एग्जामिनर थी तो हम तो बड़े सुकून में थे कि मैडम मरीज एसओबी के साथ आया, एसओबी प्रेगनेंसी में इन वजूहात की वजह से होता है, तो मैंने इन डीडीज को एक्सक्लूड करना है और इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछने हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो, बिलीव मी, बल्कि ज्यादा अच्छा तरीका है। बट क्या ये बातें आप रोल प्ले के साथ कर सकते हो कि भाई देखो तुम में ये मसले हैं इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना? कॉन्ट डू दिस। इसका एक सलीका है, वो यही है कि सिनेरियो कंप्लीटली पढ़ लें, अपना इंट्रोडक्शन कराएं, ठीक है। चेक पेशेंट प्रायर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इलनेस। और कैसे पता चलेगा? आप जब उसे कहेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। और ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें, उसको सुने, ठीक है। रिएक्ट टू क्यूज, क्यूज होते हैं जैसे कि हाँ ठीक है, सही, इस तरह की मतलब नॉन वर्बल बातें, जैसे जो आपकी एक्टिव लिसनिंग में आते हैं। एक्टिव लिसनिंग में यही आता है ना, बॉडी लैंग्वेज, हूँ हाँ करना, आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करना। तो कम्युनिकेशन के नंबर मिल रहे हैं आपको इस तरह करने से। एम्पैथी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मरीज से नेगोशिएशन करें। लेट्स सपोज मरीज की कुछ पर्टिकुलर कंसर्न्स हैं, आपने उसे इनवाइट किया तो फिर उन कंसर्न्स को एड्रेस भी करना है, ठीक है। और जहाँ वो कोई चीज, लेट्स सपोज स्मोकिंग, उसने क्विट किया, उसने बोला है, वहां उसको अप्रिशिएट भी करना है। अगर आपने एसटीआईज की हिस्ट्री लेनी है तो पूछना है, सॉरी इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन बट इट इज इम्पोर्टेंट, कैन आई आस्क अबाउट दिस। फिर चुप भी रहना कि जब वो कहे यस, ठीक है। या फिर आप ने जो है जिनको कहना साइन पोस्ट करना कि कुछ किसी से एडिक्शन की हिस्ट्री लेनी है तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एडिक्शन की हिस्ट्री बताओ। आप बोल रहे सॉरी, इट मे बी an unpleasant question but it is very important in your case, so can I ask these questions? तो वो भी कहेगी यस, तो फिर आप वार्निंग शॉट देके पूछ लें, ठीक है। काउंसलिंग की टिप्स हैं ये, मैं काफी दफा बता चुकी हूँ, पढ़ लो, ठीक है। जैसे कि एक पेशेंट रोल प्ले के साथ स्टेशन है, लिखा हुआ पहले ही कि ये क्रॉनिक पेल्विक पेन का स्टेशन, आपको नहीं बताया वैसे है ये मैंने लिखा है बाहर केबन पे, आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि रोल प्ले के साथ काउंसलिंग का स्टेशन है। यू हैव 2 minutes to read and 10 minutes to react and you will be assessed on safety, information taking, communication, applied knowledge, ठीक है। 2 मिनट के अंदर आपने देख लिया कि मरीज जो है, मैं एसआर हूँ और मेरे पास एक पेशेंट रेफर किया मेरे जीपी ने या मेरे एचओ ने, इसका नाम है मैमूना वलायत हुसैन खान, शी इज पैरा 1 एसपीडी लास्ट 2 years ago एंड इसको 2 साल से जो ना सीपीपी है, इसने मल्टीपल टाइम ट्रीटमेंट रिव्यू इसने ली है, कुछ नहीं फर्क पड़ा इसको, और इसका अल्ट्रासाउंड दिया है जो कि बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास 10 मिनट है, टेक हर हिस्ट्री, एक्सप्लेन हर अबाउट पॉसिबल क्वेश्चंस और जो वो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर करना है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि रोल प्लेयर को ये भी पता है। अब ये रोल प्लेयर की इंस्ट्रक्शंस है, ये आपको नजर नहीं आ रही। रोल प्लेयर को कहा गया है कि तुमने बताना है कि भाई एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, तुमने कहना है भाई एंडोमेट्रियोसिस की मैंने सुना लेप्रोस्कोपी होती है तो मेरी कर दो। तो हाउ कैंडिडेट विल रिएक्ट एट दिस, तो ये हिडन एजेंडा है, ये जो नीचे वाला है। तो लेट्स सपोज जो स्टेशन सब में एक जैसा है, मतलब सिमिलर, हर रोल प्लेयर में क्या है, ग्रीट किया, इंट्रोड्यूस कराया अपना साल ठीक है, उसका नाम चूंकि बड़ा है उससे पूछ लिया कि मैं आपको किस नाम से मुखातिब करूं, क्योंकि डिस्कशन के दौरान आपने मरीज का बार बार नाम लेना होता है, उससे वो बड़ी इतनायत फील होती है। मैमूना, वो कहेगी यस यू कैन कॉल मी मैमूना, ठीक है। तो आपको पता है कि उसको क्रॉनिक पेल्विक पेन लिखा हुआ है, ठीक है। आपने बताया आई एम डॉक्टर हिराम, नाउ योर डॉक्टर टुडे, मे आई कंफर्म योर नेम एज, वो कहेगी आई एम 30-20, आई एम मैमूना वलायत हुसैन, ठीक है। आई एम माई जीपी हैज रेफर्ड मी टुवर्ड्स यू, ओके। तो फिर आपने कहना है मैमूना वलायत हुसैन खान, कैन आई know your nickname या the name you love to be called, yes you can call me मैमूना। जब बड़े नाम हो ना तो उनको छोटा आप कर लें, क्योंकि बार बार तो नहीं इसको इतना बड़ा नाम लेके पूछना। जब इस तरह बड़ा नाम दे रहे हैं तो यहाँ एग्जामिनर चाहता है कि आप पेशेंट से पूछें कि उसको क्या नाम सुनना पसंद है, ये भी कम्युनिकेशन में आता है। चलें, उसने कहा भाई मुझे मोना ही बोल दो, आप मोना बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब उसको क्रॉनिक पेल्विक पेन है, आपको भी पता है उसको भी पता है, लेकिन आपने क्या कहना है उसको, टेल मी अबाउट योर पेन, टेल मी अबाउट योर कंडीशन,
वो खुद बता देगी कि भाई दर्द है 2 साल से, और जो उसने बातें बतानी है कि इसका मेरे साइकिल के साथ दर्द है या क्वाइटस के साथ दर्द है या खाने पीने के साथ दर्द है, तो वो खुद बता देगी। अगर वो नहीं बताती तो फिर ये गैप फिल करें और लीडिंग क्वेश्चन पूछें कि ठीक है मुझे बताएं, साइकिल के साथ तो पेन नहीं होता, मिलने से तो दर्द नहीं होता, स्टूल के साथ तो नहीं होता, साथ मस्कुलर पेन तो नहीं है, तो खुद रीडी बन गई। अदर वो तो खुद बता रही है, नहीं बता रही है, तो फिर आपने सेकंड ऑप्शन रखें लीडिंग क्वेश्चन पूछने की। तो लेट्स कमिंग टुवर्ड्स रोल प्ले स्टेशन ओपन। हर स्टेशन में क्या किया, ग्रीड किया, इंट्रोडक्शन कराया, आपने हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री लेना के लिए आपने पूछना है व्हाई वी आर हियर, ठीक है। आई विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस about your problem and I will examine you with your consent and then we will discuss further available treatment options which will be evidence based and acceptable to you. Is it okay? आप शुरू में ही क्लियर कर दें कि ये स्टेशन जो है आपने क्या करना है, ठीक है। आप इसको एंड पे भी कर सकते हो बट मुझे लगता है कि आपको शुरू में कर देना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। फिर आपने इसको बताया कि आस्क, आपने पूछा कि इसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। अब वो ओपन एंडेड क्वेश्चन इस केस में क्या हो सकते हैं, टेल मी अबाउट पेन, टेल मी अबाउट योर स्पेशल एसोसिएशंस, टेल मी अबाउट सेवेरिटी। फिर सेवेरिटी पे वो समझ नहीं आ रही तो उसे बता दें कि चलें, अगर मैं कहूँ कि 1 to 4 माइल्ड है, 4 to 8 मॉडरेट है और 8 to 10 सवेयर है, तो फिर इसको स्कोर कैसे करेंगी, वो कहेगी नहीं सवेयर है, तो यू कैन यूज स्कोर एज वेल, ठीक है। लेट्स पहले हम कर लेते हैं हर रोल प्लेयर के साथ वाली बातें। हर रोल प्लेयर के साथ ग्रीड किया, इंट्रोडक्शन कराया, हिस्ट्री के ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे, लीडिंग क्वेश्चन गैप फिल करने के लिए पूछे, फिर उसके बाद उसकी गायनी की हिस्ट्री पूछी कि एलएमपी क्या थी, स्मेयर रेगुलर है या नहीं, कॉन्ट्रासेप्शन क्या इस्तेमाल कर रही है, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है एसटीडीज या कैंसर्स की, बट एसटीडीज के लिए टेक कंसेंट बिफोर आस्किंग, ठीक है। ओब्स की हिस्ट्री में आप पूछ लेंगे हैव यू एवर बीन प्रेग्नेंट, कितने बच्चे थे और एनी इशू। मेडिकल सर्जिकल में पूछ लिया, सोशल हिस्ट्री में एजुकेशन प्रोफेशन पूछ लिया, पर्सनल हिस्ट्री में स्लीप एलर्जी, ड्रग क्रॉनिक यूज के लिए ले रही है, स्मोकिंग के लिए कर रही है, एडिक्शन की है तो स्पेशल कंसेंट लेके एडिक्शन का पूछ लें, लो मूड का पूछ लें, अगर लो मूड पॉजिटिव आता है तो मजीद पूछ लें डिप्रेशन के बारे में, फिर तो ये पॉजिटिव आ गया ना, फिर ये स्टेशन होगा ही डिप्रेशन पे। फिर साथ ही से बताएं कि हम आपकी देयर एंड देन ऑफर भी करें सपोर्ट, ठीक है। अगर वायलेंस एक्सपेक्टेड है, अगर वो कहती है वायलेंस के लिए अगेन आप इसमें साइन पोस्ट करें इसमें कि अगर एक पेशेंट सस्पेक्टेड ब्रूज के साथ आपके पास आया हुआ है, अब डेडी तो बनती है वायलेंस की, या बिल्कुल बार बार यूटीआई के साथ लेके आ रहा है जो कि यूटीआई नहीं है, बार बार क्रॉनिक पेल्विक पेन के साथ आ रहा है, या बार बार रिड्यूस फेटल मूवमेंट के साथ आ रहा है, तो फिर एक्चुअली यहाँ से आप समझ जाते हैं कि मसला कुछ और है, तो फिर वायलेंस का पूछना होता है। अगर वो वायलेंस आपको सस्पेक्टेड है और वो कह रही है तो फिर उसको सपोर्ट भी करना है, फिर उस पर मजीद बातें करनी है कि मैं हम आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखेंगे, फिर उसकी सेफ्टी का पूछना है, उसके बच्चों का, उसकी, ठीक है। और फिर एंड पे आपने उसको कहना है कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस एंड कंसर्न्स। ऑब्वियसली उसके कोई कंसर्न्स होंगे, वो ये कहेगी भाई ये तो रिपोर्ट गलत है, मैं मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप इसको चेक करा लें, मेरे कंसर्न्स ये हैं कि मुझे किसी सूरत हाल में बच्चा चाहिए, मे बी नॉर्मलस हो, तो उसके आइडियाज तो लेने हैं ना, उसके कंसर्न्स, एक्सपेक्टेशंस। और एंड पे उसको लीफलेट दे दिया, सपोर्ट ग्रुप बता दिया, नेक्स्ट विजिट का बता दिया, तो हर रोल प्ले के सेशन में 99% ये टेम्पलेट लग जाएगी। और अगर क्रॉनिक पेल्विक पेन का है तो फिर क्या कैसे करना है, फिर ऐसा टेल मी अबाउट पेन स्पेशल ऑनसेट के साथ। अगर क्रॉनिक पेल्विक पेन का है तो वो कहेगी नहीं साइकिल के साथ कोई रिलेटेड नहीं है, सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ कुछ भी नहीं है, स्टूल पास करने से अच्छा महसूस करती हूँ, मस्कुलर पेन भी नहीं है, सेवेरिटी भी वो कहेगी कि मुझे माइल्ड या मॉडरेट में आएगी, ठीक है। एग्रावेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स भी डाइट के साथ ही होंगे, ठीक है। और जब आपने उससे पूछा कि बट आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, आपके क्या कंसर्न्स हैं, तो वो भी अब वो बताएगी। अगर आपने ये क्वेश्चन इससे पूछा ही नहीं ना तो वो नहीं बताएगी, आपने उससे पूछा तो कहेगी देखिए मैंने तो पढ़ा था एंडोमेट्रियोसिस है, मेरी फ्रेंड ने बोला है तो इसमें लेप्रोस्कोपी होती है, तो मैं तो तंग आ गई हूँ 2 साल में, तो मैंने दवाइयां बड़ी खाई हैं, तो बस अब मैंने लेप्रोस्कोपी करना है। फिर आपने कैसे हैंडल करना है इसको, ठीक है। आप कहेंगे यस इट कैन बी कंसिडर्ड, yes it can be endometriosis but endometriosis में likely साइक्लिकल पेन होता है, पोस्टनाटल पेन होता है, इनफर्टिलिटी इश्यूज होते हैं, आपके केस में ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसको जो है सबसे एंड पे रखेंगे। तो अभी आपके केस में हमें ये नहीं लग रहा, हमें लग रहा है कि हम आपकी डाइट मॉडिफिकेशन करें और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के साथ मिलकर कुछ मेडिसिन तजवीज की जाए ताकि मसला हल हो सकता है। अगर नहीं होगा तो वी मे थिंक अबाउट एंडोमेट्रियोसिस, तो उसको निगेट भी नहीं किया, उसको सपोर्ट भी कर दिया। अब फिर हो गई लैप्रोस्कोपी कर दें तो फिर भी आप उसे बताएंगे यस इट कैन बी कंसीडर्ड बट इट इज टू अर्ली, ठीक है। तो ये हम तब करेंगे जब आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फूड डायरी मेंटेन करके या मॉडिफाई करके फूड को या एंटीस्पास्मोटिक्स ऐड करके अगर रिलीव नहीं होता तो फिर वी मे कंसीडर लैप्रोस्कोपी व्हिच हैज इट्स ओन प्रोस एंड कॉन्स एंड दैट्स ऑल। ये स्टेशन इस तरह हल हो गया। तो देखा आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग 80% सब में एक जैसी है,
कम्युनिकेशन सब में एक जैसी है, सेफ्टी हर एक में एक जैसी है। अप्लाइड नॉलेज आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि वो हार्ड सेशन के साथ डिफरेंट है, तो फिर भी आप ना पास हो सकते हो। तो मोराल अपना हाई रखना, ठीक है। रोल प्ले के सेशन में भी क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि हिस्ट्री लीडिंग टुवर्ड्स डायग्नोसिस होगा, या हिस्ट्री आफ्टर डायग्नोसिस होगा, या हिस्ट्री फॉर ट्रीटमेंट प्लानिंग होगी। मतलब आपकी रेलेवेंट हिस्ट्री से मुराद क्या है? स्टेम में लिखा हुआ है कि डायग्नोसिस ये है, तो फिर हिस्ट्री डिफरेंट हो गई। स्टेम में सिर्फ चीफ कंप्लेंट है, तो फिर मरीज की हिस्ट्री में ज्यादा काजेस भी आ गए। स्टेम में लिखा हुआ है कि वो अपनी रिपोर्ट लेके आई है, रिपोर्ट पे लिखा हुआ है टॉपिक प्रेगनेंसी है, तो फिर हिस्ट्री डिफरेंट हो गई ना, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है। अपना जल्दी से इंट्रोडक्शन कराया, जो भी हमने अभी सेट किया है रूल। स्टेप 1 पे अगर चीफ कंप्लेंट के साथ आई है तो फिर काजेज निकालने हैं, काजेज निकल आए हैं तो फिर स्टेप 2 में उसके रिस्पेक्टर्स पूछने हैं। फिर सारी हिस्ट्री जो सब में लगती है, ओब्स, गायनी की, मेडिकल की, सर्जरी की, ड्रग्स की, सोशल, बीएमआई, उसको पता है, अपना ब्लड ग्रुप पता है, ये सेफ्टी में आ जाता है, ये पूछ लिया। और स्टेप 3 में उसके कंसर्न एक्सपेक्टेशंस पूछ लिए। एडिशनल से बता दिया कि भाई हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के को मद्देनजर रखते हुए आप की एविडेंस आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस देंगे जो आपको एक्सेप्टेबल होगी, वट जो वो शुरू में मैंने बोला था, ठीक है। इंट्रोडक्शन कराने में टाइम कम लगाएं, इस निमोनिक को फॉलो किया जा सकता है कि आई एम डॉक्टर हिरा, योर डॉक्टर, मे कंफर्म योर नेम, एज, व्हाट आई अंडरस्टूड दैट योर जीपी ने जो भी बोला है, ये सब चीजें ठीक है तो ठीक है। अगर आपने टाइम बहुत ही बचाना है ना, तो आप खुद ही बता दें कि आप कंफर्म कर दें, वो कहेगी यस इट इज लाइक दैट, तो फिर आप शुरू कर दें स्टेशन, टेल मी मोर अबाउट यू, ओपन क्वेश्चन। और अगर वो उस रोल प्लेयर को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि मरीज आपने पूछनी है लीडिंग क्वेश्चन, तो फिर वो कुछ नहीं बताएगी, फिर आप खुद लीडिंग क्वेश्चन करें, आपको पता है फिर कैसे करने हैं लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है। ये टेम्पलेट्स मैंने बनाई हुई है। ठीक है, ये टेम्पलेट है रोल प्लेयर के साथ, वही वाली बात है। चीफ कंप्लेंट पेशेंट से भी ऐसे विद एग्जामिन और केस बेस्ड डिस्कशन। 4 हमने परफॉर्मेंस वाले किए हैं, स्किल्स वाले किए हैं, जिसमें स्कोर्स हैं, सर्जरीज हैं, ड्रिल्स हैं, और 2 हमने किए हैं रोल प्ले के साथ, ब्रेकिंग द बैड न्यूज वाले, या किसी चीफ कंप्लेंट के बाद कैसे उसको लेके जाना है, या किसी इन्वेस्टिगेशन के बाद कैसे लेके जाना है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना रोल प्ले वाला मुश्किल है, वैसे मुझे भी लगता है प्रैक्टिस की जरूरत है। क्लिनिकल अवेयरनेस में ऐसे ही जैसे मैथ है, जैसे मैथ में आती है तो पूरे नंबर, और नहीं आती तो पूरे नंबर नहीं है, ठीक है। ये फिर रोल प्ले वाले ही आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, टीचिंग का सेशन है क्लिनिकल गवर्नेंस में, उसके कंपोनेंट्स हैं। हर टीचिंग सेशन में आपने अपने कोलिग के साथ डिस्कशन कर रहे हो ना, तो डू नॉट यूज योर नेम। आप इंट्रोडक्शन कराएं, आई एम आई एम हिरा, आई एम एस आर देयर, ठीक है। हाउ आर यू, आई केम टू नो यू आर हियर टू लर्न अबाउट various type of pessaries, या you are here to learn about CPR, or you are here to learn about instrumental delivery, or you are here to about Mirena injection, ठीक है। तो are you comfortable here, how is learning environment there, ठीक है। बैकग्राउंड, how much you know about these, वो बता देगी मुझे यही आता है, समझ आ गई कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप अपना लर्निंग प्लान बता देंगे, ठीक है। आई विल टेल यू अबाउट दिस indication, contraindication, when to apply, how to apply, and after this you will warning situations, yeah. And after this you will give me feedback, and I will give you various online links and study material, and I will make sure whenever this drill will be performed in ward, you will be called, and you can observe them, and you can practice them। प्रैक्टिस की सर्टिफिकेशन के वेरियस टूल्स हैं, कोई सीपीआर के लिए जैसे वेरियस वर्कशॉप्स होती हैं, यू कैन एनरोल योरसेल्फ ऑन देम, या मिनी क्विंस पे करें, फिर पेशेंट पे करें, उसको अकॉर्डिंग टू स्टेशन आप बता दें, फिर आप उसको बताना शुरू करें। फ्रीक्वेंटली उसकी अंडरस्टैंडिंग भी करें कि आपको ये समझ आ रहा है। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं सीपीआर की, तो कब किन किन सिचुएशंस में सीपीआर एंटीसिपेट करना है,
ठीक है। अगर सीपीआर करना है तो फिर क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। और हाउ यू विल स्टार्ट, कब चेस्ट कंप्रेशंस करनी है, कब रेस्क्यू ब्रेथ्स देनी है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। फिर इंकरेज करते रहे, आपको समझ आ रही है, अगर नहीं आ रही तो आप रिपीट कर दें, वो नहीं नहीं नहीं, बस ठीक है आ गई तो इट्स ओके, ठीक है, मुझे फीडबैक दें, इसके इसकी सर्टिफिकेशन का हासिल करें, इसको मैनिक्विन्स में ड्रिल करें, और फिर जब भी सीपीआर हो वार्ड में तो उसको आए विटनेस करें। अच्छा, एंग्री पेशेंट पे कैसे हो सकता है, इसमें असिस्ट का निमोनिक है, ठीक है। कोई पेशेंट है जिसकी बीवी फोत हो गई है, या किसी की एम्पुटेशन हो गई है, डायबिटिक फुट की, नहीं सॉरी, डायबिटिक फुट तो आएगा मेडिकल में, हमारे पास एम्बोलिज्म हो गया किसी को, या स्टिल बर्थ हो गया, शोल्डर डिस्टोशिया हो गया, ठीक है। तो इसके निमोनिक की एक्नॉलेज करें, उसको स्टोरी बोलें, उसको स्टोरी सुने, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो अवेलेबल है वो बताएं, सारे सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करें, सोल्यूशन बताएं, और उसको ये मेक श्योर करें कि आप उसकी साइड पे हैं, ठीक है। 2-4 स्टेशन आपको मिल जाएंगे इसके प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको दे दूंगी, बस यही है ऐसे। ओके, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, अब बायोस्टैट वाले मॉड्यूल में हमने बड़े डिटेल में भी किया है, ये होती है रिस्क मैनेजमेंट। Process and structure that are directed towards realizing potential opportunities while managing adverse effects, ठीक है। It is a tool for improving the quality of care. Risk management is also as much about learning from claims as it is about mitigating the claims. Okay, इसके components हैं, let's suppose बेसिक क्वेश्चंस जो हम रिस्क मैनेजमेंट में पूछते हैं, व्हाट कुड गो रॉन्ग, मतलब हाउ यू विल आइडेंटिफाई अ रिस्क, व्हाट आर चांसेस ऑफ इट गोइंग रॉन्ग, एंड व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट, what can we do to minimize the chances of this happening or to mitigate damage when it has gone wrong, what can we learn from things that have gone wrong, ठीक है। तो ये इसके याद करना पड़ेगा, ये प्रॉपर इसका एक पाथवे है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिक जो मेरी रिस्क मैनेजमेंट की क्लास है वो आपने सुननी पड़ेगी। और ये वो पॉइंट्स हैं गायनी में जिस पे इंसिडेंट रिपोर्ट्स होते हैं, और ये प्रोटोकॉल है, कैसे सिस्टमेटिक अप्रोच करनी है किसी भी क्लिनिकल इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने की, आइडेंटिफाई करें इंसिडेंट को, ठीक है, सिलेक्ट करें मेंबर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टीम, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, रिकॉर्ड इंटरव्यू करें, प्रोटोकॉल्स देखें, ठीक है, डिटरमिन करें इंसिडेंट की क्रोनोलॉजी कैसे स्टार्ट हुआ, आइडेंटिफाई करें केयर डिलीवरी प्रॉब्लम्स, कोई अनसेफ एक्ट हुआ है, फेलियर टू एक्ट और इनकरेक्ट डिसीजन, मतलब एक पेशेंट था जिसकी सीटीजी खराब चल रही थी, आपने नहीं नोटिस किया, एक पेशेंट था जिसका क्लेमाइडिया 3-4 दफा हुआ है, पॉजिटिव आया, आपने कोई एंटीबायोटिक्स नहीं दी, इस किस्म की सिचुएशंस हैं। आइडेंटिफाई करें कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स, क्यों हुआ ऐसे, ठीक है, लैक ऑफ सुपरविजन थी या ट्रेनिंग ही नहीं थी, फिर ट्रेन भी करें, फ्रीक्वेंट ड्रिल्स कराएं, प्रोटोकॉल्स रिवाइज करें, एक एक्शन प्लान भी बनाना होता है। ऑडिट ऑडिट भी काफी दफा कर चुके हैं। You can conduct any audit ना, choose a topic, ethically reviewed audit, एथिकल कमेटी से अप्रूव कराएं इसको, डाटा कलेक्ट करें, कंपेयर करें कोई स्टैंडर्ड सेट करके उसके साथ, जो कि हमारे यहाँ जेटीजी नाइस होता है, ठीक है। फाइनलाइज योर स्टडी रिजल्ट्स एंड मैच विद स्टैंडर्ड, जो आपके रिजल्ट्स हैं उनको स्टैंडर्ड के साथ मैच करें, अगर नहीं मैच करते तो फिर उसको मिट कराएं, इम्प्लीमेंटेशन करें, चेंज लेके आए, रिकमेंडेशंस बनाएं, और फिर री ऑडिट करें जब तक वो टास्क अचीव नहीं हो जाता, ऐसे कहते हैं ऑडिट साइकिल। सेट स्टैंडर्ड, measure current practice, compare results with standards, पर reflect planning and change and re-audit. Let's suppose एक पेशेंट है, आपको एक्लेम्शिया का ऑडिट करना है, तो इस पे कैसे ये प्रिंसिपल्स लगाएंगे, टॉपिक चूज कर लिया एक्लेम्शिया की कॉम्प्लिकेशंस का, स्टैंडर्ड क्या है आरसीओजी में, उसकी कॉम्प्लिकेशन 1 to 2% है, प्री एक्लेम्शिया की एक्लेम्शिया में जाने के चांसेस 1 to 2% है, आपके 10% है, तो या 20% है, क्यों है फिर, ठीक है। तो क्या रीजन है, मैक्सिल टाइम पे नहीं दी, या डायग्नोसिस नहीं बना पाते कि ये सेवियर पे एक्लेम्शिया विद या इम्पेंडिंग एक्लेम्शिया है, ठीक है। अपनी टीम का की बार बार ड्रिल कराएं, प्रोटोकॉल सेट करें, और फिर 6 महीने बाद एक टाइम सेट करके दोबारा री ऑडिट करें, मे बी अब 15% हो, हाँ कुछ कम तो हुआ है, लेकिन 1 to 2% तो नहीं गया, फिर री ऑडिट करें जब तक वो अचीव नहीं हो जाता। इसी तरह से सेक्शन वाला में अक्सर आता है कि कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट डिलीवरी की प्रैक्टिस कराएं, वी फिटल डिस्ट्रेस को काउंटर चेक करें, वी बैक का ट्रायल करें,
लीफलेट अप्रेजल अगेन सिंपल सैड इस तरह से करना है, इसका निमोनिक है क्या, एज सोन एज पॉसिबल, ठीक है। और सैड को ए से एम, वो जो लीफलेट है उसका एम क्लियरली रिटर्न है, सोर्स पर लिखा गया उस पे, हाउ मच इट इज एक्यूरेट, ये इंफॉर्मेशन, इसकी कोई इस एक्यूरेसी कितना एक्यूरेट है, किसने दिया है। कोई बंदा बना दे तो सही नहीं है, बट किसी ऑर्गेनाइजेशन जो वेल रिप्यूटेड है वो बना वो दे रही है तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन कैसी है इसकी, सिंपल लैंग्वेज है, मेडिकल जैगरन है, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, डायग्राम यूज हुई है या नहीं हुई, आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट में अच्छे होते हैं वैसे या नहीं, बहुत बड़ा तो नहीं है बहुत छोटा तो नहीं है, पढ़ा जाता है या नहीं जाता, बैग में आ सकता है, हाथ में आ सकता है, लगा सकते हैं, ठीक है। किसने बनाया है इसको, डेट कब से पब्लिश हुआ है इसको, किसकी इस लीफलेट के बारे में कांटेक्ट किससे करना है, अगर आपकी कोई सजेशन है या आपने मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई फोन नंबर लिखा हुआ है, कोई ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबल सैड को इसका एक निमोनिक गैस के थ्रू कोई भी लीफलेट अप्रेजल आप देख लें, ठीक है। और समराइज करें एंड पे, always summarize, so this would essentially mean you are saying these are the good points and these are the shortcomings, so I would make a few changes and then I would be happy to use this patient information leaflet in my practice। अब इतनी ज्यादा इसमें आपने असेसमेंट की है तो कोई ना कोई कंक्लूजन तो निकलेगा ना कि इसकी अच्छी बातें ये हैं, बुरी बातें ये हैं, जो कि बुरी बातें ये हैं तो मैं इनको ऐसे इम्प्रूव करूंगा और फिर मैं इसको अपनी प्रैक्टिस में यूज करूंगा, इसके आपको नंबर मिल जाएंगे। कोई डिस्चार्ज स्लिप का कोई आ गया अप्रेजल तो वो देख लें, सिजेरियन सेक्शन का आ गया तो वो देख लें, बट ये डिस्चार्ज स्लिप और सिजेरियन सेक्शन की जो ऑपरेटिव नोट्स होते हैं ये मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको नॉन मेडिकल वर्ड्स में लिखना चाहिए, SES LS SS आप लिख दें, तो वो क्या किसको क्या पता CS लिखे, सिजेरियन सेक्शन लोअर सेगमेंट है अपर सेगमेंट है, ठीक है। इंडिकेशन क्लियर होनी चाहिए, डे टाइम क्लियर होनी चाहिए, सर्जन असिस्टेंट एनेस्थीसिया कैसे दिया, एनेस्थेटिक्स कौन था, ओपन कैसे किया एब्डोमेन को, क्लोज कैसे किया, ठीक है। ऑपरेटिव फाइंडिंग्स क्या थी, बेबी की नोट्स क्या थे, उसका वेट क्या था, एबगॉर क्या था, कलर क्या था, मेकोनियम कितना था, कॉर्ड कैसी थी, अराउंड नेक तो नहीं थी, टाइज तो नहीं थी, प्लेसेंटा कैसा था, कोई हेमाटोमा तो नहीं था, अब्रप्शन तो नहीं थी, किधर था, कोई मतलब सारे ऑपरेटिव फाइंडिंग्स डिपेंड ऑन द इंडिकेशन। पोस्ट ऑफ केयर में ड्रेन कब आउट करनी है, कितने पे आउट करनी है, कितने पे बताना है, ब्लड कब लगाना है, अगर इंट्रोपेटिव लगा है तो क्यों लगा है, कितना एस्टिमेटेड ब्लड लॉस हुआ है, कितना पीवीएच था, कितना फ्लूइड देना है, कब क्या पेन मैनेजमेंट करनी है, क्या डीबीटी केयर करनी है, क्या वुंड केयर करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात नेक्स्ट मोड ऑफ डिलीवरी क्या है। आपने सिजेरियन किया ना, अगर आपको पता है आपने क्लासिकल दिया है तो नेक्स्ट टाइम तो फीडबैक नहीं लेना, तो अगर ये नहीं है तो फिर आप इसको कौन देखें, आर्टिकल अप्रेजल आ जाएगा इसी तरह, आर्टिकल्स हो सकते हैं, स्टडी डिजाइन पे आर्टिकल लिखा जा सकता है, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट पे लिखा जा सकता है कि ये टेस्ट अच्छा है ये करना चाहिए, या ये दवाई अच्छी है खिलानी चाहिए, या कोई साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर पे आ सकता है, इसके अपने रूल्स हैं, ठीक है। अगर आपने किसी RCT पे अपना फीडबैक देना है तो ये देखेंगे ये जो रिजल्ट्स हैं इसके रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के, ये वैलिड है, और कैसे चेक पता चलेगा वैलिड है, हमारे पास क्या टूल है इसकी वैलिडिटी देखने के लिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है, कितने पेशेंट्स पे हुआ है, ठीक है, सेंसिटिविटी क्या है, स्पेसिफिसिटी क्या है, ऑड्स रेशियो क्या है, ठीक है। व्हाट आर द रिजल्ट्स, जो ये पे क्या इसके रिजल्ट्स आए हैं और इनके रिजल्ट्स को कैसे काउंटर चेक किया गया है, ठीक है, और हाउ दे विल इम्पैक्ट यूर पेशेंट केयर, हाउ यू विल अप्लाई, तो ये 3 चीजों पे आपने इसको अपनी फीडबैक देनी है, ठीक है। अगर कोई आर्टिकल है तो सेम गोज पर आर्टिकल, ये वैलिड है, इसके रिजल्ट्स क्या हैं और ये आपकी प्रैक्टिस को चेंज कैसे करेगा, ठीक है। अगर ये कोई साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर है तो फिर इसका जो एनाटमी है वो ऐसे है कि इंट्रोडक्शन सही है या नहीं, मटेरियल एंड मेथड्स कैसे यूज हुए हैं, रिजल्ट इसका क्या निकला है, इसके कंक्लूजन क्या है और क्या डिस्कशन है, IM रेट इसका ये सिप का जो है असेसमेंट का निमोनिक है। आर्टिकल अप्रेजल के भी आर्टिकल तो नहीं क्या आपको पता है किसी टेस्ट पे या दवाई पे है, बट अब आपने उसको एग्जामिनर के साथ आपने इसको अप्रेज कैसे करना है, स्टेप 1 पे देखें इंट्रोडक्शन क्लियर है या नहीं, स्टेप 2 पे देखें जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय पेपर वो डिफाइन हुआ है इसलिए ये स्टडी या टेस्ट किया गया, ठीक है। इसमें डिटेल्स हैं स्टेप 3 पे, इसकी क्या स्टडी डिजाइन है, कैसे पता चलेगा ये स्टडी वैलिड है या नहीं है, ठीक है, इसकी क्या फाइंडिंग्स आई हैं, और
ये जो टेस्ट कर रहे हैं इसको किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया गया या नहीं किया गया, फिर क्या आपकी इस दवाई के बाद या टेस्ट के बाद रिकमेंडेशंस क्या बनी है। तो ये 7 स्टेप्स हैं जिसपे आपने अपना रिस्पॉन्स देना है, वो पढ़ के। आर्टिकल हो सकता है मेटफॉर्मिन पे, आर्टिकल हो सकता है मैक्सलपेट देने पे, मेरा आर्टिकल था कि मैंने टमोक्सिफिन देनी है स्कार ड्यूट्रिसिस में, क्योंकि माइजोप्रोस्टोल जो है वो रप्चर करा देती है। ठीक है, लेट्स सपोज दैट वाज माय आर्टिकल। और तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन क्लियर किया या नहीं किया, कि मैंने दवाई के बारे में किया है। ये जो आर्टिकल है ये अबाउट जो है ड्रग है। ठीक है, फिर इसकी डिटेल्स क्या है, मैंने कितने पेशेंट्स में किया है, मेरे क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंने सेट किया है, आयरन कितना मैंने सेट किया है। ठीक है, मेरा क्या इंक्लूजन क्राइटेरिया है, क्या मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, फिर मेरी फाइंडिंग्स क्या आई हैं। ठीक है, और जो दुनिया भर में इसी टॉपिक पे रिसर्च हुई है उनकी फाइंडिंग्स क्या थी और मेरी क्या है, और मैंने इसको अब अपने इस स्टडी की बेस पे क्या मैंने इसको रिकमेंडेशन फर्दर करनी है, कि मुझे मजीद डाटा चाहिए या ठीक है, या मैं से कहूँगा आप सब करें, या मजीद जो भी आपका इंप्रेशन है वो आप दे दें। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं ये स्ट्रक्चर, पी कोड स्ट्रक्चर। ठीक है, पी से मतलब पॉपुलेशन, पेशेंट और प्रॉब्लम। मतलब लेट्स सपोज ये इन वुमेन एट रिस्क ऑफ एक्लेम्शिया पे हो सकता है आर्टिकल, या इन प्रेगनेंसी वुमेन विद स्वोलन लेग्स पे हो सकता है। आपने डीबीटी पे करना है रिसर्च, या ये आर्टिकल जो है ये आर्टिकल डीबीटी पे है, या किसी पेशेंट की डिजीज पे है, या किसी दवाई पे है, या किसी टेस्ट पे है। ठीक है, इसमें इंटरवेंशंस क्या हुई है, व्हाट वो ट्रीटमेंट विद लो डोज एस्पिरिन। एक्लेम्शिया में आपने कहा कि एस्पिरिन देंगे तो कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएंगे, ये आप आर्टिकल की थीम है। या इट कुड बी लाइक कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जैसे डोपलर है तो इससे डीबीटीज अर्ली डिटेक्ट हो जाएंगी और हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे। कंपैरिजन आप 2 लोगों पे करते हैं ना, एक को ट्रीट करते हैं एक को नहीं करते, या 2 टेस्ट हो सकते हैं, एक में आपने सीटीपीए किया एक में आपने डोपलर किया, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पी से देखें पॉपुलेशन कौन सी है, इंटरवेंशन किस किस्म की है, मतलब आपने इंटरवेंशन से मुराद है आपने कोई चीज ऐड किया, मतलब क्या इंटरवेंशन किया है, कोई दवाई खिला के इंटरवेंशन कर रहे हैं, कोई टेस्ट करवा के, टाइप ऑफ इंटरवेंशन क्या है, कंपेयर किससे कर रहे हैं, 2 आपके पास टेस्ट हैं उनको आपस में कंपेयर कर रही हैं, या एक पेशेंट को कंपेयर कर रहे हैं एक दवाई खिला के और दूसरे पेशेंट को दवाई नहीं दे रहे, तो आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, ये चीज क्लियर है या नहीं, फिर आउटकम क्या निकला है, डीबीटी डायग्नोज हो गई या रिस्क कम हो गया। ठीक है, और व्हाट वाज स्टडी डिजाइन, स्टडी डिजाइन जो रैंडमाइज कंट्रोल होते हैं बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, फिर स्टडी डिजाइन आपने पढ़ने हैं, कोहार्ट होता है, रैंडमाइज कंट्रोल्स होते हैं, सिस्टमैटिक रिव्यूज होते हैं। ओके, तो किसी भी आर्टिकल को ये देखना कि वो वैलिड है या नहीं है, कोड लगा लें। ठीक है, और कहाँ से ये आर द क्राइटेरिया यूज टू सिलेक्ट द आर्टिकल अप्रोप्रिएट, इज द लिटरेचर रिसर्च अप्रोप्रिएट। आप मैंने कहा ना आपने स्टैंडर्ड पे तो देखना है, तो आपका स्टैंडर्ड मेडलाइन था, पबमेड था, कॉकरेन लाइब्रेरी थी, वहां से आपने जो अपनी स्टडी किया और जो स्टडी यहाँ अवेलेबल है उसको कंपेयर करना है आपने। ठीक है, or is the validity of the included test approach, did 2 or more reviews extracted data independently, are the results consistent with study to study, is there any assessment of the publication bias। अब जब किसी ने अपना थीसिस खुद लिखा है ना, या किसी ने अपनी साइनोप्सिस खुद लिखा है, तो वो मुझे लगता है वो बहुत कॉन्फिडेंट होगा इस किस्म के स्टेशंस में, और फॉर्चुनेटली मैंने खुद ये काम खुद ही किए थे। अच्छा, एक्यूरेसी देखनी है, ओके, एक्यूरेसी के लिए आप देखते हैं सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, प्रेडिक्टिव वैल्यूज एंड लाइक्लीहुड रेशियोज, और प्रिसीजन के लिए आप देखते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, फिर रिजल्ट्स आ जाते हैं आपके। ये रिपीट हो रहा है, फिर जो भी मिला है उससे कोई फायदा भी हुआ है पेशेंट केयर में, अगर ये कोई टेस्ट या कोई दवाई इम्पैक्ट करी है पेशेंट केयर को तो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो वो स्टडी अच्छी है, वरना तो किसी काम की नहीं है। फिर कॉस्ट भी देखिए उसकी, महंगी तो नहीं है। एमसीपीएस का एग्जाम है, एमसीपीएस का तो पहले एमसीपीएस के कैंडिडेट्स अगर फास्ट एक्सटेंडेड टॉक्स मैडम का ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 वीक्स का है, और फिर इसमें आप ये लाइव सेशंस होंगे, आपके हर मॉड्यूल की जो है प्रॉपर कोचिंग होगी विद स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स एंड विद आइडियल टेम्पलेट्स।
you may want to join us for specific bundle as well. मतलब आपको लगता है कि सिर्फ आपने fetal medical disorder करने हैं, या सिर्फ लेबर करना है, या क्लिनिकल गवर्नेंस करनी है, या ऑन्कोलॉजी करनी है, यूरोगाइनी करनी है, इट्स अप टू यू. एंड दिस इज थैंक यू. चलें. तो हमने पहले लीफलेट का पहले बताना है कि इस चीज के बारे में, और फिर साथ ही स्टार्ट कर देना कि उसके पहले गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स, और एंड पे समराइज करते हुए दोबारा से गुड बैड पॉइंट्स एंड रिकमेंडेशंस देनी है कि मतलब मैं इसमें ये चेंज करूंगी. हाँ बिल्कुल, इसी तरह बोलना है. बिल्कुल इस तरह ही बोलना है. थैंक यू मैम. अच्छा देखो, अगर पेशेंट से कोई ट्रीटमेंट डिस्कस करनी है ना, तो उसका निमोनिक है डॉक्टर बी कैप्स. मतलब डी से डिस्क्राइब करें उस ट्रीटमेंट को, ठीक है. और आर से उसके रिस्क बताएं. मतलब यूटाइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करने जा रहे हो, ठीक है, उसके बारे में काउंसलिंग चल रही है, लेट्स सपोज. तो व्हाट इज यूटाइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इसके रिस्क क्या हैं, ठीक है. बी से इसके बेनिफिट्स क्या हैं. सी से इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. होंगे भी तो ना, एम्बोलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, साइज छोटा हो जाएगा, बेनिफिट हो गया चलो, लेकिन एम्बोलाइजेशन भी तो हो सकती है, सिंड्रोम भी तो हो सकता है ना, और कुछ केसेस में स्टेक्टमी भी हो सकती हैं. तो अल्टरनेटिव भी दें. मेरी लिख देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर रोल प्लेयर के साथ स्टेशन है किसी ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशन पर, लेट्स सपोज, तो इसका निमोनिक है डॉक्टर डी कैप्स, ठीक है. डी से क्या हो गया, डिस्क्राइब करें उस टेस्ट को या उस दवाई को. आर से उसके रिस्क बता दें, ठीक है. बी से उसके बेनिफिट्स बता दें, और सी से उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दें. आप उसको कॉम्प्लिकेशन भी कह सकते हैं, आउटकम भी कह सकते हैं, सब चीजें. फिर ए से उसके आप उसकी अल्टरनेटिव बताएं. देखें, हर टेस्ट की और हर दवाई की अल्टरनेटिव होनी चाहिए. हर सर्जरी की अल्टरनेटिव भी होती है, ठीक है. फिर पी से जो है ना, आपने इसके जो है प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बतानी है, ठीक है. और ऐसे सेफ गार्डिंग. तो ये आपका हो गया निमोनिक अबाउट ट्रीटमेंट. तो आपने देखा, हमने काफी निमोनिक्स लगाए हैं. कुछ सेशन नहीं भी आते तो वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट निमोनिक से गुजारा ना आपका हो जाएगा. अच्छा, दूसरा ये कि जस्ट एक मिनट, मैंने कहीं लिखा थी कुछ बातें. मिस हो गया, कर लिया, अगर दोबारा वो कर दी डॉक्टर वी कैप्स वाला. मैं ग्रुप में भेज दूंगी ये सारा ना. अभी एक्चुअली मैं जाना पड़ रहा है मुझे. एक मैंने इम्पोर्टेंट लाइन पूछी थी, वो मुझे नहीं मिल रही. अच्छा, आप लोगों को मिररिंग का पता है? मिररिंग का, व्हाट इज मिररिंग? मिररिंग ये होता है कि अगर आपका मरीज उदास है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातें भी उदासी वाली होनी चाहिए, ठीक है. उसको मिरर करना पेशेंट की, ये एम्पैथी में आ जाता है. मतलब अगर वो आहिस्ता बोल रहा है, धीमी आवाज में बोल रहा है, तो फिर आप शाउट ना करें ना. मतलब आवाज आपकी उसी के एम्पलीट्यूड पे हो, उसी की फ्रीक्वेंसी पे हो. ट्राई टू मैच योर पेशेंट वॉइस, पाजेस दें, उसके मूड को, उसके स्टाइल को मिरर करें, कॉपी करें. अगर आपको समझ नहीं आ रही ना किसी स्टेशन की कि कैसे प्रोसीड करना है, तो फिर आप रोल पीरियड से पूछ सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू नो. वो थोड़ा बहुत आपको इस तरह गाइड कर सकता है. अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन जो है मैं बहुत ज्यादा दे रही हूँ, तो आप एक पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपने कितनी चाहिए. आपको सिर्फ बेसिक्स में आप सुनना पसंद करेंगी, या मैं आपको वो डिटेल में बताऊं, या मैं आपको बेसिक्स बताऊं, आप फिर मैं आपको लीफलेट दूं. तो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी ना करें, चंक्स में दें. पेशेंट का रिस्पॉन्स देखें. अगर वो कह रहे हैं नहीं, आई वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, तो फिर टेल हिम ईच एंड एवरीथिंग.
चलें ठीक है बच्चों, ओके, बाकी चीज़ें मसले मसाइल चलते ही रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम, जिनका भी एग्ज़ाम है, इन जो टिप्स हैं आज की इनको फॉलो करें, ठीक है? हर स्टेशन पे जो है लास्ट तक फाइट करें और कंपोज़ रहें, कॉन्फिडेंट रहें, या नहीं भी आता तब भी अगर कोई सेशन खराब भी हो जाता है तो बस ठीक है, उसको भूल जाएँ और नेक्स्ट स्टेशन जो जिस केबिन में एंटर होते हैं, उसके लिए अगेन से बिल्कुल रिफ्रेश होके स्टार्ट करें, ठीक है? ऑल द बेस्ट।